ओके चलिए फिर मार्केट के लिए बहुत ही ख़राब दिन। वीरू हश्ता गुड आफ्टरनून। और क्या ही उखाड़ लिया एक्सचेंजेस ने आज मार्केट खोलकर, लेकिन ठीक है। अब जो है वो है, निफ्टी करीब करीब 130 पॉइंट नीचे। हाँ वीरू, कुछ कह रहे हो आप? मैं एग्जैक्टली जो आपने बोला ना, तब से बैठ के पिछले 3 घंटे से मैं ये सोच रहा हूँ क्या मिल गया आज खोल के। नहीं बिल्कुल, थोड़ी बहुत ब्रोकरेज है। नहीं क्या मतलब, देखिए वॉल्यूम कम है ऊपर। हमारे न्यूज़ रूम में देखिए क्या पूरा हर कोई सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि भाई आना है, तो इसके लिए शाम का थोड़ा सा कोशिश की हमने कि शाम की टीम जल्दी जाकर एटलीस्ट सेलिब्रेट कर पाए। तो ये ठीक है, लेकिन नहीं होना चाहिए था आज। मतलब आज एक अच्छा प्रेसिडेंट था, आप आराम से करते भी ना तो 11 बजे बोलते हैं कि 11 बजे तक एक्सपायरी निपट जाएगी, 11 बजे के बाद मार्केट की छुट्टी। ऐसा कर सकते थे ना, अगर भाई कन्फ्यूजन था 2 दिन की दिवाली को लेकर, तो वो किया जा सकता था कि सुबह का चलिए ठीक है, शो एक बार आप आके कर लीजिए, 11 बजे तक एक्सपायरी निपटा लीजिए, जिसको निपटानी होगी वो निपटा ही लेगा 11 बजे तक, उससे क्या फ़र्क पड़ता था। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे खैर ख़राब लग रहा है। खैर एनीवे, अब चर्चा में मैं एक चीज, अगर किसी को इलेक्शन लड़ना हो और एनएससी का चेयरमैन बनाना हो, मैं अनुज के लिए वोट कर रही हूँ फॉर श्योर। वो इस सब पता है, एनएससी का चेयरमैन होना कांटों का ताज है। आई नो, मैं बस सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ नहीं बिल्कुल। खैर पावर बहुत है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और देखिए क्या है ना, आप कुछ भी कर लो, और खैर सिर्फ एनएससी नहीं, बीएससी भी दोनों है। मतलब हम सिर्फ एनएससी क्यों सिंगल आउट करें, दोनों एक्सचेंज, हाँ दोनों एक्सचेंजेस में मिलके जो भी एक अगर डिसाइड कर लेता ना अनुज, दूसरे पर प्रेशर अपने आप से पड़ जाता। मुझे नहीं लगता फिर एक बोलता कि हम ट्रेड करेंगे और दूसरा नहीं। दोनों एक्सचेंजेस साथ में डिसाइड करते हैं, दोनों एक्सचेंजेस साथ में डिसाइड करते हैं। और चलिए खैर एनीवे, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन ख़राब महीने का ख़राब अंत बेसिकली ये चीज़ है। और अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना कि जो बाज़ार भूलना चाहेगा और ख़राब मेमोरी की तरह भूलना चाहेगा मार्केट। और एक फिर वही सवाल कि आज के मूव के बाद और कल भी जो मूव आया उसके बाद क्या वाकई में अब ट्रेंड पूरी तरह से वापस पलट गया है, क्योंकि निफ्टी अब अक्टूबर लोस के तोड़ने के काफ़ी करीब है। आजकल 24,191, 24,135, 24,140 और 24,074, ये 3 लेवल हैं जिसकी हम लगातार बात कर ही रहे हैं। और ख़राब मूड मार्केट का, और बैंक निफ्टी फिर 100 डे मार्क के काफ़ी करीब, नीचे नहीं आया, उसके काफ़ी करीब आया। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग मूव मार्केट में। देखते हैं खैर आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है, देखते हैं। अब अनुज, कंसिडरिंग कल मुहूर्त ट्रेड, तो कल वो बस टोकन ट्रेड होगा। आज प्रेशर रहा है, लेकिन अगला हफ्ता बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता है जहां पर वो यूएस इलेक्शन वाला पूरा प्ले आता हुआ दिखाई देगा। तो पोजीशन कैसी करनी चाहिए? या तो आप एब्सोल्युटली हल्का होकर जाएं, जीरो पोजीशन के साथ जाएं, या फिर कुछ होप लेकर चलें? नहीं देखिए, मार्केट में ट्रेड बहुत क्लियर हो गई है कि अब ये मार्केट और नीचे की तरफ जा रहा है। और ये तो आज लासन ने बचा लिया आपको, वरना एक बार जैसे निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए, अगर लासन ने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया होता आज, तो मार्केट पता नहीं कहाँ होता। तो मेरे ख्याल से आज आप वो लो तोड़ चुके होते। 24-60 पॉइंट तो लासन ने कंट्रीब्यूट कर दिए यहाँ पर। 17 पॉइंट सिप्ला, जो न्यूज़ वाले 2 काउंटर्स हैं जो न्यूज़ की वजह से चले बाय द वे, उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिए, वरना तो खैर क्या ही होना था मार्केट का। 24,075 से 24,150 ये आखिरी सपोर्ट है निफ्टी पर, जो हमारे अक्टूबर के लोज रहे हैं। अब इसमें एक अप्रोच ये हो सकती है कि क्या ये अगर बच गया, तो अगर आप एडवेंचरस डेयर डेविल ट्रेडर हैं तो एक 24,050 के स्टॉप के साथ यहाँ बाय कर लें कि 150 पॉइंट का रिस्क है मेरे को, अगर चली मार्केट तो 500-600 पॉइंट चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। लेकिन स्क्रीन कुछ और ही कह रही है इस समय। स्क्रीन ये कह रही है कि अगर ये टूटा 24,075 तो 23,500 के लिए भी तैयार रहें, जहाँ पर आपका 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। और अब जब तक 24,500 क्रॉस नहीं हो जाता, इस मार्केट में तेज़ी से बचना है बेसिकली, क्योंकि टिकेगी नहीं तेज़ी। मेन चीज़ है कि तेज़ी टिकेगी नहीं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है हर्षदा, एक रेंज है 51,200 से 51,600 की। 51,200 पर आपका 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 51,600 यहाँ से थोड़ा सा आज कोलैप्स हुआ है। तो ये कुल मिलाकर बैंक निफ्टी की रेंज है। लेकिन मार्केट का ट्रेडिंग सेशन आज का क्लियरली काफ़ी ख़राब रहा है। बस एक ही सिल्वर लाइनिंग रही है लासन एंड ट्यूब। जी हाँ। अब अनुज, तो एल&टी कंसिडरिंग कंपनी ने अपना गाइडेंस बरकरार रखा, क्या मार्केट उस पर फोकस करा, या फिर वेरी फैक्ट कि अब वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में भाग लेना शुरू करेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट उस कॉन कॉल में निकल कर आया था। ड्राइव क्या कर रहा है हर्षदा? अगर यहाँ से एक स्टॉक जो आपको अब मार्केट में लीड करेगा वो लासन होगा, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस साल में लासन एंड ट्यूब्रो
अगले 2 महीने में नवंबर और दिसंबर में 4000 भी हिट कर दे। तो अब उसका मैं कारण बताता हूँ। ये सुबह हमारा हीरो ऑफ द डे था वैसे, और आज सुबह शो की शुरुआत हमने इससे की थी। बट खैर वैसे इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने बोला हीरो ऑफ द डे इसके लिए स्टॉक चला। जी हाँ। जैसे सिमिलरली सिप्ला, मतलब न्यूज़ ही ऐसी थी कि वो चलने थे स्टॉक, ऐसा नहीं है कि बोलने पे चले हैं। तो खैर एनीवे सुबह का हीरो ऑफ द डे था लार्सन एंड ट्यूब्रो। अगर उसकी वाइप रेडी हो तो प्ले करिएगा, क्योंकि उसने काफ़ी सपोर्ट किया मार्केट को। और इसमें इशू क्या है, ये वाले नंबर्स आए हैं विदाउट गवर्नमेंट कैपेक्स। गवर्नमेंट कैपेक्स अब आना शुरू हुआ है, और अब यहाँ से मुझे लग रहा है L&T ने अगर एक ऐसे एनवायरनमेंट में वो नंबर्स पेश कर दिए, नहीं ये सब हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर L&T ने इस एनवायरनमेंट में ऐसे नंबर्स पेश कर दिए जो जहाँ गवर्नमेंट कैपेक्स नहीं हुआ है, तो अगर गवर्नमेंट कैपेक्स होने लगा तो किस तरीके के मूव्स आ सकते हैं, ये तो खैर बहुत ही मतलब दिलचस्प चीज़ होगी। तो इसके लिए मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर ये 4000 का भी लेवल हिट करे तो। 4000 की तैयारी, और ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने इनफैक्ट 4100 एंड बियॉन्ड के टारगेट्स दिए हैं। L&T ने बचाया है, सिप्ला ने साथ दिया है, लेकिन आज पूरी तरह से मामला डिरेल फिर से IT ने किया। आई डोंट नो कि हमने लास्ट टाइम कैपजेमिनी के नंबर्स और उनकी गाइडेंस पर कब रिएक्ट, आई डोंट थिंक कभी भी रिएक्ट किया हो। देखिए एक्सेंचर पे हम रिएक्ट करते हैं, बस समझ में आता है। पर हम रिएक्ट करते हैं क्योंकि बिजनेस सेम है। कैपजेमिनी है क्या वैसे भी, मतलब फ्रैंकली मार्केट को बहाना चाहिए था, आज मार्केट को गिरना था। तो एक लार्सन एंड ट्यूब्रो स्ट्रॉन्ग था, बैंक्स ठीक ठाक थे, तो IT पकड़ लिया मार्केट ने। एक्सेंचर की उस गाइडेंस के बाद भी अगले दिन से IT चलने लगा था। IT फिर चलेगा क्योंकि IT में नंबर्स ठीक ठाक हैं, तो वो इंडेक्स तो खैर वापस चलना है, लेकिन ये है कि बस आज थोड़ा सा मार्केट को बहाना चाहिए था, तो वो इस वजह से इंडेक्स गिर गया। और मेरे ख्याल से वापस चलेगा एक मंडे ऑनवर्ड्स। आज थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला है इसने, लेकिन खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने सही कहा, शायद मार्केट को बहाना चाहिए था, और वो बहाना कैपजेमिनी का ही गाइडेंस थोड़ा सा बिगड़ना रहा। वीरू, वायदे में क्या दिख रहा है? आज तो वैसे भी एक्सपायरी वाला दिन। हर्षिता, वैसे ये भी सवाल बहुत मुश्किल है, क्या आज लें क्या नहीं लें। जहां बट स्टिल अगर आप देखें मोमेंटम इंटैक्ट है और स्टॉक स्पेसिफिक रोलओवर के स्टेट्स अच्छे हैं। मैं वही स्टॉक रखूंगा जो 2 दिन पहले रखा था, इट्स लॉरस लैब। आपके स्क्रीन पे आएगा, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, प्लीज़ स्क्रीन पे रखिएगा। और यहाँ पे जरा आप एक बार रोलओवर के स्टेट्स देखिए, ये हाई ट्रैजेक्टरीज पे अभी भी कंसोलिडेट करता हुआ 488.30 जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है इस वक्त, और ये इस वक्त भी अक्टूबर सीरीज़ के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। वॉल्यूम्स अच्छे, ओआई रेशंस अच्छे, तो ये हो गया यहाँ पे और लॉरस लैब। उसके बाद एक बार रखिएगा जहाँ पे मतलब कोलैप्स आ रहे हैं, इस क्रम में एक बार रखिएगा आप स्क्रीन पे टेक महिंद्रा बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, गजब शॉर्टिंग हुई है यहाँ पे 76 रुपये नीचे, 4.5% नीचे, और जो नेक्स्ट मंथ है उसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई है आज। और ये टेक महिंद्रा ने अब तक वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में भी कभी 50 डेमा को नहीं तोड़ा था जून 2024 के बाद, टेक्निकली यानी जब से ये मूव शुरू हुआ था, लेकिन आज बहुत डिसाइसिवली और बड़े वॉल्यूम से तोड़ा है। तो एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस, टेक महिंद्रा और एक लॉरस लैब ऑन द लॉन्ग साइड। हर्षदा और लॉरस लैब, लॉरस तेजी में, टेक महिंद्रा मंदी में। टेक महिंद्रा इनफैक्ट आई थिंक वो कैपजेमिनी ने स्पेसिफिकली कहा है कि टेलीकॉम वर्टिकल में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, उस पर यहाँ पर ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। फटाफट से ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बदकिस्मती से आज ज़्यादा मंदी वाले सौदे आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो टेक महिंद्रा खुद हो या फिर आपका HCL टेक हो, विप्रो हो। श्रीराम फाइनेंस में भी आज हमने देखा है करीब 3% तक का करेक्शन देखने को मिला है। आदित्य बिरला कैपिटल, बलरामपुर चीनी, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, तो एक क्लियर कट सेल कॉल IT पर आज लोगों ने लिया है। बचाया किसने? सिप्ला, जो अब लगभग फिर से 10% ऊपर है। L&T जो 6.5% के गेंस दिखा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज और हीरो मोटोकॉर्प में भी 1.5-2% तक की बढ़त देखने को मिली है। वहीं आप गौर करिएगा, वोडाफोन में एक पुल बैक आया, टाटा पावर के नतीजे अच्छे, उसमें तेजी बनी। टोरेंट फार्मा में आज 2.5% का इजाफा, और बंधन बैंक में भी करीब 1.5% तक के गेंस देखने को मिल रहे हैं। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की तस्वीर। अब ऐसे में आखिरी 1.5 घंटे में और ठीक दिवाली मुहूर्त ट्रेड से पहले आपने क्या रणनीति लेनी है, हमारे जानकारों से बात करेंगे। आशीष चतुर्मोता फंडामेंटल्स या टेक्नो फंडा कॉल के लिए तैयार है। फिर टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, शिवांगी सारदा, शिल्पा राउत और प्रशांत सावंत हमारा साथ देंगे। 2:15 पर विवेक को जोड़ेंगे और आज का स्टॉक ऑफ द डे जो है या हीरो ऑफ द डे उसकी बात करेंगे। जाहिर तौर पर वो L&T ही है। 220 पर दीपाली आपको बताएंगी IT स्टॉक्स में गिरावट में कैपजेमिनी ने एग्जैक्टली क्या बयान दिया है।
उसके बाद यतिन को जोड़ेंगे दिवाली पर बिग ब्रोकरेज बेट्स क्या है वो आपके सामने करेंगे पेश 2:45 बजे। यतिन आपको बताएंगे कि देखिए अक्टूबर बीत चुका तो बिक्री के आंकड़े कैसे रहे हैं ऑटो कंपनियों के, उसका एक ताज़ा अपडेट। फिर 2:50 पर एबीबी और एक्साइड जिनके नतीजे सोमवार को आने वाले हैं, कंचन को जोड़ेंगे इस पर। 2:55 पर दिवाली के मौके पर आज मार्केट फंडामेंटल्स पे बात करेंगे पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल से। फिर ऑफ कोर्स 3 बजे के आसपास डीलिंग रूम का चेक, मार्केट क्लोज की रणनीति, बीटीएसटी ट्रेड्स और फिर क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलिए, खैर दिवाली है और एक्सचेंजेस भले ही दिवाली ना सेलिब्रेट कर रहे हो आज, लेकिन हमारी टीम तो सेलिब्रेट कर ही रही थी। आज पूरे दिन न्यूज़ रूम में क्या माहौल रहा, एक बार आइए आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। तो ये आज हमारी टीम का दिवाली सेलिब्रेशन, और अब हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते जी हैं। हाँ, रिश्ता। एकदम सभी तैयार हैं। सभी तैयार हैं तो सबके पास चला जाए। गुड आफ्टरनून आप सभी को, और सबसे पहले गाबा जी को रखते हैं स्क्रीन पर। गाबा जी बताइए इस समय की आपकी पिक। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। और मैंने माहौल देखा यहाँ पर स्टूडियो में, बहुत ही अच्छा था। और मैं एक पोल लगाना चाहिए आपको, और हर्षदा को बैन कर देना चाहिए। ही शुड वेयर ओनली ट्रेडिशनल क्लोथ्स। बैन क्यों करें? ओनली ट्रेडिशनल क्लोथ्स। थैंक यू गाबा जी। मैंने आपको एक पर्सनल मैसेज ही भेजा था। इट्स रियली सूट्स। थैंक यू। अच्छा, जो स्टॉक मैंने चुना है वो है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स पॉज मोड पर है। आज संबंधी की जगह सिर्फ ग्रैन्यूल्स में हमने देखा मुहूर्त के दिन ट्रेडिंग नॉर्मली ग्रीन होता है। बंद हो सकता है कि यहाँ पर इस पॉज मोड में ग्रीन शायद कल तक हो जाए। ट्रेड कर रहा है 559 पर, स्टॉप होगा 552 पर, ज्यादा नहीं, ₹7 का। टारगेट 570 के नजर आते हैं ग्रैन्यूल्स पर। गाबा सर एक चीज़ कहूँगा मैं, लेकिन हमें मत बैन करिएगा क्योंकि बहुत टफ होता है इंडियन क्लोथ में मैनेज करना। दिवाली के तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो मोबाइल हाथ में लेके घूमना वही सबसे ज़्यादा टफ होता है। पॉकेट मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पर, लेकिन खैर बिल्कुल मूड तो खैर अच्छा है आज एटलीस्ट न्यूज़ रूम का, और सब फेस्टिव कपड़े पहनकर आए हैं। अच्छा, शिल्पा जी को भी जोड़ लेते हैं। शिल्पा जी भी आज हमारे साथ शो में जुड़ती है। आई थिंक सुबह नहीं थी शिल्पा जी। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली। बताइए कैसे सेलिब्रेट करें दिवाली और आपके पिक। Good afternoon, everyone, and happy Diwali to each one of you and to all the viewers. यहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो पिकिंग स्टॉक्स जो एकदम सपोर्ट पे है मुझे लगता है क्रुशियल है। तो इसमें मुझे बीपीसीएल अच्छा लग रहा है। बीपीसीएल फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 310। सपोर्ट यहाँ पे 300 के जोन्स पे ही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड बन जाएगा। अगर ये व्यू सही जाता है तो आपको क्विकली बीपीसीएल टुवर्ड्स 380 भी नवंबर सीरीज में मूव करते हुए दिख सकता है। तो बीपीसीएल फ्यूचर्स में आप बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 298 का रखिए, लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 350 से लेके 380। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 320 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो भी 8-9 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये 320 का कॉल ऑप्शन हमने प्रभुदास लीलाधर में 11 रुपए में आज रेकमेंड किया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 6। तो आप अभी भी ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑफ 6 का ही रखिए एंड यू कैन स्टे इंटैक्ट। मुझे लगता है ये आपको 18 से लेके 22 तक के भी रेंज में ट्रेड करते मिलना चाहिए। बीपीसीएल 350 380 की तरफ बढ़ रहा है, तेजी की पोजीशन। अगर आप ऑप्शन ट्रेड लेना चाहते हैं तो 320 आपके लिए एक विकल्प है। शिवांगी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड आफ्टरनून। ट्रेड चूज करना आज काफी मुश्किल है, बट मेरे नजर पे है सीमेंस। हम देख रहे हैं कि एक थोड़ा बॉटम आउट स्ट्रक्चर हो रहा है, और ऑफ कोर्स एलएनटी का एक आफ्टरमैथ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेट कर रहा है आज के सेशन में भी, बट अच्छी बात ये है कि इसने एक पिछले हफ्ते के लो को रिस्पेक्ट किया है। तो बाजार कहीं स्टेबिलिटी जैसे ही आती है, ये स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम पिकअप करते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पे 7200 के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, और 6830 के एक स्टॉक के साथ। ओके, सिमंस 6963 पे ट्रेड करता हूँ। ये लॉजिक पे हम सुबह इनफैक्ट बात कर भी रहते हैं कि एलएनटी का जो रब ऑफ इफेक्ट है वो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द आई थिंक गैप गुड से पड़ रहा है।
35 रुपये ऊपर से मैं ट्रेड करता हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वीरेन जी, तो देखिए गैस अथॉरिटी गेल में बिकवाली करने की राय रहेगी। पैटर्न क्लियर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का पैटर्न है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे अब ट्रेड करने लगा है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। गेल के नवंबर के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 201 रुपए के आसपास चल रहा है। इसमें आपको जो स्टॉप लॉस है वो 204 रुपए 10 पैसे 204 रुपए 10 पैसे का लगाना है और टारगेट 195 के सेट करने हैं गेल के नवंबर के फ्यूचर में। अगर चाहे तो नवंबर मंथ का 200 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 7.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 5 रुपए 90 पैसे का लगाना है और टारगेट 11 रुपए के सेट करने हैं। ओके, गेल पर एक शॉर्ट कॉल मानस की तरफ से आता हुआ। आशीष चतुर्वेदी को जोड़ते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली। आशीष, आपके पिक। गुड आफ्टरनून अनुज, आपको, हर्षदा को, पैनल पे मौजूद सभी दोस्तों को और दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जो पिक रहेगा वो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से रहेगा और स्टॉक रहेगा गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है और हमें लगता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है इस समय गुजरात फ्लोरो के लिए। पहले तो मैं बात करूं, जो मेन बिजनेस है वो फ्लोरोपॉलीमर्स का रहा, जहां पर पे इनकी मार्केट लीडरशिप रही है। साथ ही साथ आप फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल्स में देखें, रेफ्रिजरेंट्स में देखें या बल्क केमिकल्स में देखें, तो इस सभी सेगमेंट में ये कंपनी काफी अच्छा काम कर रही थी। अब जो जहां से ग्रोथ आने वाली है वो हमें लगता है GFCL ने अब एंटर किया है ईवी सेगमेंट के अंदर में, और एक इनकी होली ओन सब्सिडरी है जिसका अभी करीब करीब 1000 करोड़ रुपीस ये रेस करने वाले हैं और जिसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास आ रहा है। हमारा ये मानना है कि इस कंपनी में, इस सब्सिडरी में कंपनी सिग्निफिकेंटली ईवी से रिलेटेड केमिकल्स के अंदर में काम करेगी और कुछ ऐसे केमिकल्स बनाएगी जो ऑलमोस्ट 40% कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा केमिकल पूरे ईवी बैटरी सेगमेंट के अंदर में। तो हमें लगता है कि इस कंपनी का जो एसेट टर्न रेशियो आएगा वो ऑलमोस्ट 2.5 to 3 टाइम्स आना चाहिए, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट केपेक्स ये करने जा रहे हैं और एक जबरदस्त टॉप लाइन ग्रोथ आने वाले समय में हमें इस कंपनी में देखने को नजर आएगी। 25% के आसपास की ऑपरेटिंग मार्जिन ये कंपनी बनाएगी और जिसके चलते हमारा मानना है कि कंपनी के अंदर में जो EPS है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ के आएगा और 35 टाइम्स का अगर से हम इसको मल्टीपल दें तो मैं समझता हूँ 5500 तक की अपसाइड गुजरात फ्लोरो के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। टेक्निकली भी देखूं तो 4100 पे एक बहुत अच्छा बेस बना है और शॉर्ट टर्म में भी 4800 तक की एक अपसाइड टेक्निकली मुझे गुजरात फ्लोरो के स्टॉक में देखने को नजर आती है। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है। गुजरात फ्लोरो में एक बाय साइड का ट्रेड, केमिकल साइड पर जो फिलहाल फोकस है आशीष जी का। अमित, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हर्षिता मैम, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा ऑन द शॉर्ट साइड, दैट विल बी संवर्धन मदरसन। अगर यहाँ संवर्धन का स्ट्रक्चर देखें तो उसने अपना एक स्विंग लो ब्रेक किया और स्टॉक ने आज 3-4 दिन कंसोलिडेट किया था 100 EMA पे और वो भी आज ब्रेक हो गया है। तो इसे सेल करें। लगभग 182 का प्राइस है फ्यूचर्स में विद स्टॉप लॉस ऑफ 185 एंड टारगेट्स विल बी अराउंड 175 ऑन संवर्धन। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी और बन रही है, तेजी वाला ट्रेड संवर्धन मदरसन में, मंदी वाला ट्रेड, आई बेग योर पार्डन, लेकर चले। कल से इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके वीकनेस परसिस्ट हो रही थी। एक तो और पॉकेट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहाँ पर इस समय इफ एट ऑल सहारा ढूंढने की कोशिश करे और वो दिख रहा है। आप गौर करिएगा, जहाँ पर हमने एक काउंटर सिप्ला की बात की, लेकिन सिप्ला का असर डॉक्टर रेड्डीज पर पड़ा है, सिप्ला का असर आप सन फार्मा पर देख रहे हैं, ग्रैन्यूल्स पर वैसे भी गावा साहब ने कॉल दिया। आशीष चतुर्वेदी, मैं वही क्विकली आपसे समझना चाहूँगी, इस समय फार्मा में सेफ्टी है या नहीं, क्योंकि बहुत मिक्स्ड ट्रेड देखने को मिला है। आपको याद होगा 2 दिन पहले फार्मा कंपनियों में बिना किसी वजह बिकवाली हो गई थी। आज सिप्ला के लिए एक पॉजिटिव खबर आई, बाकी पूरे सेक्टर में थोड़ी सी रौनक आई, इनफैक्ट गिरते बाजार में 380.2 पर है। तो यहाँ पर पोजीशन अगर रखे तो क्या होनी चाहिए? हम इसको काफी पॉजिटिवली रीड कर रहे हैं हर्षदा, और हमारा ये मानना है कि फार्मा आज की डेट में एक बहुत ही डिफेंसिव बेट भी है। साथ में जिस तरह का पिछले कई सालों से एक अंडर परफॉर्मेंस फार्मा का चल रहा था, वो अब पिछले कुछ समय से पिकअप होना शुरू हुआ। साथ ही जिस तरह से बायोसिक्योर एक्ट का एक टेलविंड अब इस सेक्टर को नजर आएगी, हालांकि नंबर्स आने में समय लगेगा, बट जिसको हम कहते हैं FTPM अप्रोच हम फॉलो करते हैं, तो मार्केट के डायनामिक्स बदल रहे हैं, और जब मार्केट के डायनामिक्स बदलते हैं तो PE के अंदर में एक अच्छी रीरेटिंग होती है और वो इस पूरे स्पेस में आपको होती हुई नजर आएगी। तो हमारा ये मानना है कि फार्मा डेफिनेटली एक बाय है,
और ये जो डिप आती है, बीच बीच में करेक्शन आते हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। इंडेक्स की लेवल की बात करूं तो मेरे हिसाब से 22,400-500 पे ही एक अच्छा बेस निफ्टी फार्मा बना चुका है, और इवेंचुअली 24,500 25,000 की ट्रेजेक्ट्री इस फार्मा इंडेक्स में देखने को नजर आएगी। अब यहाँ पर अगर से स्टॉक लेना हो तो मैं समझता हूँ लार्ज कैप में डिवीज लैब एक ऐसा स्टॉक है जो हमें काफी पसंद है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की। मेरे हिसाब से 5700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रख के चलें तो ये स्टॉक इवेंचुअली 6,600 6,800 की जगह बनाएगा। थोड़े मिड एंड स्मॉल कैप की बात करें तो पिरामल फार्मा जैसी कंपनीज जहां पर पे बायोसिक्योर एक्ट का सीडीएमओ का एक बहुत ही जबरदस्त प्ले है, तो पिरामल फार्मा एक हमारी प्रिफर्ड बेट रहेगी मिड एंड स्मॉल फार्मा बास्केट के अंदर। अच्छा, एक स्टॉक देखते हैं जरा, एक बार ट्रेंड का चार्ट लेकर आइए। और ट्रेंड में अब लगातार पिछले करीब 17 में से 15 दिन अब गिरावट, और एक स्टॉक जो 8,300 के हाई तक गया था वहाँ से 7,100 तक का, ये नॉर्मली ट्रेंड होता है जब भी स्टॉक्स इंडेक्स में आते हैं। उसके बाद उनमें थोड़ी सी नॉर्मली गिरावट आती है, और थोड़े नंबर्स भी हैं इसके, आई थिंक नवंबर में, उससे पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ रही है। लेकिन बात करते हैं एक स्टॉक की जिसने आज मार्केट को बचाया है, लिटरली पूरी लाली के बीच एक शेयर जो 6% से ज़्यादा की तेज़ी में है, वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो, आज का हीरो ऑफ द डे। क्यों हो रही है ये तेज़ी, और क्या यहाँ से आगे और भरोसा बढ़ेगा? विवेक को जोड़ते हैं। विवेक, मार्केट में काफ़ी बस चल रहा था कि शायद नंबर ख़राब होंगे, गाइडेंस ख़राब होगी, तो कुछ तो इसका इम्पैक्ट आ गया, लेकिन क्या आगे के लिए आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है? वेल, आप डिस्कस करते हैं। जैसे आपने बोला था, मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि गोइंग इनटू Q2 क्या था बिगेस्ट वरी, कि ये जो ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस दिया है 10% का, कैन L&T मीट दैट, वो एक वरी था। दूसरा कंसर्न था इंडियन गवर्नमेंट केपेक्स H1 में बिल्कुल भी नहीं था, ऑर्डरिंग एक्टिविटी, टेंडरिंग एक्टिविटी बिल्कुल नहीं था। और दूसरा जो बड़ा वरी था वो था कि सऊदी अरामको एंड मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया का जो केपेक्स है वो स्पेंड्स कम हो रहे थे, तो उसका काफ़ी वरी था गोइंग इनटू Q2। बट मैनेजमेंट ने कल सब वरीज के ऊपर सफाई दी है, और उसके कारण आप अगर देखेंगे, नंबर 1 प्रोजेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग गाइडेंस जो है उसका कोर मार्जिन एक्सपेक्टेशन था 8.25 फॉर द ईयर, 7.6 आया, कम आया है, बट 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 2, ऑर्डर इनफ्लो H1 के लिए 80,000 करोड़ आया, जो वेरी स्ट्रॉन्ग है, मच अबव व्हाट द स्ट्रीट वाज एंटिसिपेटिंग। स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन बिटवीन 40 to 60,000 करोड़ था। अगर आप देखेंगे गाइडेंस, जितने भी गाइडेंस दिया था, ऑर्डर इनफ्लो ऑफ 10%, टॉप लाइन 15%, वो सब कुछ कंपनी ने रिटेन किया है डिस्पाइट ऑल ऑफ द वरीज जो हमने अभी डिस्कस किया। ऑर्डर बुक आप देखिए L&T का ऑर्डर बुक 5 लाख करोड़ के ऊपर है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। एंड अलॉन्ग विद दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है Q2 में। अब तक पिछले कई सालों L&T कोई भी इंडिया में थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए बिड नहीं कर रहा था। अब L&T ने स्पेसिफिकली सेलेक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करना शुरू किया है, और ऑलरेडी पिछले क्वार्टर में वो लोएस्ट बिडर रहा है, L1 स्टेटस रहा है NTPC के थोड़े पावर प्लांट्स बिल्डिंग करने के लिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में कंपनी ने सफाई दी अर्निंग्स कॉल में, अर्निंग्स के बाद। एंड उसके बाद अगर आप अर्निंग्स देमसेल्व्स देखोगे तो अर्निंग्स अबव एक्सपेक्टेशंस था, हमारा जो पोल था उससे कई बड़ा था। प्रॉफिटेबिलिटी का एक्सपेक्टेशन था कि फ्लैट होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस, अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 5.4% ऊपर चला है। उसके बाद अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइन्स अगर आप देखोगे, ऑर्डर प्रॉस्पेक्ट्स कंपनी ने दिया है 8.1 लाख करोड़ का ऑर्डर प्रॉस्पेक्ट्स है, और उन्होंने कहा है इंडिया में प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट केपेक्स का स्पेंडिंग H2 में बड़ा होगा। 8.1 ट्रिलियन में से ओवर 50% उनको डोमेस्टिक विजिबिलिटी दिख रहा है। एंड अलॉन्ग विद दैट उन लोग बोल रहे हैं कि जो सेगमेंट में उन लोग प्रेजेंट है, मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में, वहाँ पे कोई स्पेंडिंग की कमी नहीं हुई है, तो काफ़ी सफाई मिला है। नो वंडर देन आज स्टॉक अगर आप देखोगे वन ऑफ द टॉप गेनर्स एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न्ड। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वजह बाकी क्यों L&T आउट परफॉर्म कर रहा है और आगे क्या कारण रहेंगे इस आउट परफॉर्मेंस के जारी रहने के। शुक्रिया विवेक इस अपडेट के लिए। खरीदा क्या आपने आशीष जी स्टॉक को आज? अच्छा, तो हमारे पास ऑलरेडी L&T एक अच्छा खासा होल्डिंग हमारी बनी हुई थी। अच्छी बात ये रही कि जब ये पिछले 1-1.5 महीने से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, तब भी इसमें हमने कोई पोजीशंस कम नहीं की, और हमारा एक अच्छा खासा एलोकेशन L&T के अंदर बना हुआ है। और L&T नहीं, L&T के साथ साथ सीमेंस, ABB और त्रिवेणी टर्बाइन, इस तरह के जो कैपिटल गुड्स का जो पूरा प्ले है वो हमारे पास है, और हम आज भी इस पे काफी पॉजिटिव रखते हैं। और जिस तरह से L&T की एक ऑर्डर बुक अब 5 लाख करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक आई है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो सिग्निफिकेंट ऑर्डर बुक है वो इंटरनेशनल ऑर्डर्स के फॉर्म में आई है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग
ट्रेजेक्ट्री इंडिकेट कर रहा है, ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए बट इवन इंटरनेशनल मार्केट से भी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि एक जैसे अनुज ने कहा 4,200 के लेवल वो शायद बहुत ही जल्द एलएनटी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। बट आशीष, एलएनटी में मतलब कैपिटल गुड्स में ही आप सिर्फ एलएनटी में कमिटेड हैं या फिर आपने थोड़ी स्प्रेड रखी है टुवर्ड्स एबीबी, सिमंस में भी या फिर कमिंस में भी? इस बात के मद्देनज़र कि प्राइस डैमेजेस वहाँ भी हुए हैं, सारे स्टॉक्स 200 के नज़दीक ट्रेड करते हुए। बिल्कुल, तो वीरेंद्र हम सीमेंस पे भी काफी पॉजिटिव हैं, एबीबी पे भी काफी पॉजिटिव हैं। हमारा ये मानना है कि ये जो अभी रिसेंट प्राइस करेक्शन हुआ ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं इन स्टॉक्स के अंदर में एंट्री बनाने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे जो टेलविंड सेक्टर की है वो बहुत पॉजिटिव है। ऑर्डर बुक काफी अच्छी है इन कंपनीज के अंदर में, और साथ साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम हो रहा है, रेलवेज पे काम हो रहा है, पावर सेगमेंट के अंदर में काम हो रहा है, ये जो कंपनीज है सीमेंस, एबीबी, हिताची एनर्जी या एलएनटी, ये बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे। और इन्हीं की प्रॉक्सी जो कंपनीज है, जैसे कि हम अपार इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, केआई इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, इन सबको भी इसका काफी एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो हम अपनी जो पोजीशन हमने जो मेंटेन रखी थी पहले भी, वो अभी भी इसमें मेंटेन है, इसमें कोई भी प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग हमने अभी तक नहीं की। स्टॉक्स जहां पर अभी भी पोजीशन है, लेकिन बेसिकली कैपिटल गुड्स को लेकर भरोसा है और वो भरोसा आगे भी कायम रहेगा। एक सेक्टर लेकिन जहां पर एक बड़ा शेकआउट हुआ है, कुछ देर पहले हम इसकी बात कर भी रहे थे, आईटी इंडेक्स देखिएगा 3% नीचे, जहां पर इस मार्केट की टर्न अराउंड में आईटी का एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा था। आज बस एक खबर आई कैपजेमिनी की, स्टॉक फिसलने लगा। ऐसा क्या कहा है कैपजेमिनी ने, वो समझ लेते हैं। दीपाली हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। दीपाली बताइए क्या कहती है आईटी कंसल्टिंग कंपनी? कैपजेमिनी ने अपना फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट को घटाया है और कंसर्न्स जताए हैं कुछ सेक्टर्स को लेकर कि वहां से डिमांड वीकर साइड पर है, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट हम पूरे ही आईटी सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब जुलाई में अर्निंग्स आए थे जून क्वार्टर के कैपजेमिनी के, तब इनके रेवेन्यूज़ में एक सरप्राइज फॉल देखने को मिला था और तब कंपनी ने कहा था कि जो ये फॉल रहा है ये रहा है दो सेक्टर्स की वजह से जहाँ पर हेडविंड्स देखने को मिले हैं, वो है ऑटोमोटिव और एरोस्पेस। और तब कंपनी ने ये कहा था कि आगे के लिए कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और तब जब फोरकास्ट किया था वो था 0.5 से 1.5% का। तो ऑलरेडी एक डी ग्रोथ कंपनी पहले ही कर चुकी थी। अब कंपनी ने वापस अपने इस कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गाइडेंस को घटाया है और उनका मानना है कि अब जो डी ग्रोथ देखने को मिलेगी वो 0.5 से 1.5% की बजाय ये 2 से 2.4% तक की हो सकती है। उनका कहना यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्पेशली थोड़े से कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं, वीकर डिमांड साइड पे है। सिर्फ एक फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस है जहां पर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर आप उनके ऑपरेटिंग मार्जिन की गाइडेंस देखेंगे तो वो भी उन्होंने मार्जिनली डिक्रीज की है, 13.3 से 13.4% उन्होंने की है। पहले ये जो गाइडेंस थी वो 13.3 से 13.6% के आसपास की थी। मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसको लेकर उन्होंने कंसर्न्स जताए हैं। डिमांड सिनेरियो को लेकर हेडविंड्स ये सेक्टर फेस कर रहा है। पहले ऑटोमोटिव एरोस्पेस को लेकर ऑलरेडी कंपनी कंसर्न्स प्रीवियस क्वार्टर में जता चुकी है। सिर्फ एक फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट है जहां पर थोड़ी रिकवरी दिख रही है। तो यही कंसर्न्स है जिसके कारण हमने कैपजेमिनी के स्टॉक में भी इंटरनेशनल मार्केट्स में गिरावट देखी थी और उसी का इम्पैक्ट इंडियन आईटी स्पेस में भी देखने को मिल रहा है। दीपाली, शुक्रिया आपका। बट आशीष, आप इस इवेंट और कैपजेमिनी के कमेंट्स को देख रहे हैं पूरे इस आईटी के अर्निंग सीजन को देखने के बाद, विटनेस करने के बाद। याद है हमें वो कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम के जिस दिन नंबर्स आए थे लगभग 10% ये दोनों स्टॉक्स ऊपर थे। हम इसको एक वन ऑफ इवेंट मान के चलें, एक आइसोलेशन वाला केस मान के चलें, या फिर इस कमेंट्री को आप काफ़ी सीरियसली लेंगे? और स्पेशली ये प्राइस डैमेज जो निफ्टी में आईटी में हुआ है, आज स्टॉक्स में हुआ है, ये क्या थोड़ी एंट्री अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर अभी आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे आईटी को? तो स्ट्रक्चरली हम काफी पॉजिटिव है वीरेंद्र आईटी के अंदर, और हमारा ये मानना है कि डेफिनेटली नंबर्स में कमेंट्री आती है तब शायद ऐसे रिएक्शंस हमें देखने को नजर आएंगे। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरेस्ट रेट की साइकिल है वो धीरे धीरे अब आपकी इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ जाएंगे और आईटी स्पेंडिंग कहीं ना कहीं रिकवर होते हुए नजर आएगी। बीएफएसआई एक ऐसा स्पेस है, उससे रिलेटेड शायद हो सकता है जिन कंपनीज का एक्सपोजर वहां ज्यादा हो सकता है शायद वो कंपनीज उतने अच्छे नंबर्स ना दे, बट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ER&D का एक्सपोजर अच्छा खासा है, ऐसी आईटी कंपनीज के अंदर में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बेस बिल्डिंग
जल्दी शुरू होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो डिप है या ओवरऑल जो ये डिप आ रही है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। स्ट्रक्चरली मिड कैप आईटी बहुत वेल पोजीशनड है अपने अर्निंग ग्रोथ को लेकर के। तो चाहे आप परसिस्टेंट की बात करें, कोफोर्ज की बात करें, या अगर से इसी सेगमेंट में हम ओएफएसएस जैसी कंपनीज की बात करें, तो इनके जो नंबर्स आए वो काफी अच्छे आए और इनकी जो ओवरऑल कमेंट्री थी वो बहुत ही रीजनेबल थी। तो मुझे लगता है कि जो भी डिप आती है, ये 3 स्टॉक हमारे टॉप पिक है और इनमें हमारी पोजीशंस भी हमारे पोर्टफोलियो में बनी हुई है। हमें लगता है कि इसके अंदर में बाय ऑन डिप की रणनीति के साथ ही इनको देखना चाहिए। बिल्कुल। मीनवाइल मार्केट नीचे आ रहा है थोड़ा सा और कॉम्बिनेशन सभी के सभी स्टॉक्स का, निफ्टी आईटी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, 24,183 पर आ गए हैं हम। वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा, आई थिंक जो वीरू ने बात कही थी ना, मुझे वो बात बिल्कुल सही लगी। नंबर्स आईटी कंपनीज का अच्छा है। इन्फोसिस भी करेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि इन्फोसिस में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और एक बहुत बड़ी प्री रिजल्ट रैली हुई थी इन्फोसिस में। अदरवाइज़ इन्फोसिस के भी गिरने का कोई मतलब नहीं था। नंबर्स तो इन्फोसिस के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। मेरे ख्याल से ये स्टॉक अब आपको ऑलरेडी अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुका है। मुझे लगता है मैक्सिमम इसमें 100 रुपये की और करेक्शन है, उसके नीचे आई थिंक इसमें बड़ी बाइंग आएगी क्योंकि ये स्टॉक देखिए कितना अर्निंग्स आने के बाद लगातार वन वे गिरा है। अर्निंग्स ख़राब नहीं थी, बार बार कह रहे हैं अर्निंग्स ख़राब नहीं थी, बस वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बिल्ड इन हो गई थी शायद इस वजह से, लेकिन मार्केट काफ़ी ख़राब हो रहा है इस समय। इम्पैक्ट मेरी नज़र उसी पे जा रही थी अनुज। 24,180 अब टेस्ट होता हुआ हो चुका है 160 पॉइंट नीचे, और निफ्टी बैंक भी दोनों, इनफैक्ट दोनों इंडाइसेस इस समय डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं। एशियन पेंट देखिए, ये पूरी तरह से बिखर रहा है। पिछले 10 मिनटों में करीब 2.5% का प्रेशर आ गया, 1% का खासा कट इसने पिछले 10-15 मिनटों में दिखाया है। शिवांगी एक बार नज़र डालिए स्टॉक पर, 2920 के लेवल्स आ गए हैं और एशियन पेंट इन आइसोलेशन नहीं। आप बर्जर पेंट भी देखेंगे तो वहां पर भी 2-2.5% तक के कट्स आना शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल हर्षिता जी, अगर हम पेंट्स की अगर हम बात करें, ओवरऑल हमने लगातार पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंट यहाँ पे सेलिंग देखा है और कहीं ना कहीं एक क्रूड ऑयल का जो प्राइस मूवमेंट्स का इम्पैक्ट है वो इसमें देखने को मिल रहा है। अब काफी सरप्राइजिंगली हमने देखा है कि इस क्वार्टर काफी पुअर परफॉर्मेंस रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी और वीकनेस जो है वो देखने को मिल सकती है। मेरा यहाँ मानना है कि हम डाउन साइड लगभग 2800 तक के लिए तैयारी कर रहे हैं। काम करते देखिए, थोड़ा सा स्टॉक से बाहर निकलते हैं, इंडिसेस पे आते हैं। जरा एक एक करके इंडिसेस लेके आइए। अब मैं थोड़ा सा निफ्टी बात करूँगा मुझसे। निफ्टी आईटी ने टच किया 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 जून के बाद, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग अनुज, जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी वहीं पर। फिर आप निफ्टी बैंक को देखिए अनुज, 51,371, दैट मीन्स वो 100 डे का टेस्ट मोर और लेस दोबारा होता हुआ। ये जो आज इंसिडेंट हुआ है, निफ्टी आईटी का कोलैप्स, बैंक निफ्टी का कोलैप्स, बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट कल से ही दिया, क्या अल्टीमेटली वो जो किसी एवरेज के अंदर एक सक्शन पावर होती है, ये 200 डे की पावर ही है क्या अनुज? वीरू एक और चीज़, हाँ बिल्कुल, एक और चीज़ बताऊँ, आज वीकली चार्ट पूरा हो जाएगा निफ्टी का और अब फाइनली हम 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी डिसाइसिवली नीचे बंद होंगे। अब हम इंट्रा वीक में हम भले ही उस लेवल के ऊपर आ गए थे, लेकिन डिसाइसिवली उसके नीचे बंद होंगे। और अब अगर इस बार आप नहीं बचा पाए वो 24,074, 24,100 का लेवल, तो 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस देगा 23,500 पर, तो 23,500 तक का लेवल ओपन होगा। ध्यान रखिएगा, 23 जो 200 डे मूविंग एवरेज इस मार्केट में लास्ट टाइम जब टेस्ट हुआ था वो हुआ था इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद 4 जून को, ठीक है ना। उसके बाद इवन बजट वाले दिन भी मार्केट ने उस लेवल को नहीं टेस्ट किया था। तो ये पॉसिबल है। और जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि 200 डे मूविंग एवरेज तक जाने पर भी स्टॉक्स या मार्केट्स का ट्रेंड अपसाइड का ही रहता है, लेकिन प्राइस एक्शन काफ़ी डैमेजिंग है। मैं तो आज के आखिरी घंटे के लिए थोड़ा सा वरिड हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम एक बात करते हैं कि ट्रेंडिंग सीरीज़ में एक्सपायरी जो है वो या तो हाईएस्ट पॉइंट पर या लोवेस्ट पॉइंट पर होती है, जो जिस भी तरफ ट्रेंड रहा हो। और अगर ऐसा है तो जो 24,074 का लो है वो भी क्वेश्चन में आ सकता है। अब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, वो अलग बात है, लेकिन पैटर्न ख़राब है पिछले आधे घंटे में जो हुआ है वीरू, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी हाँ, पैटर्न ख़राब है और हम डे लो की तरफ बढ़ते हुए, और जैसे कि अनुज ने पॉइंट आउट किया यहाँ पे बात, सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोज होगा बिलो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कुछ स्टॉक्स यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे पेन बढ़ रहा है अभी मतलब
आईटी की तो काफ़ी हमने बात कर ली, और कुछ काउंटर्स लेके आइए जहाँ पे क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। एक बार रखिएगा स्क्रीन पे दीपक नाइट्राइट, मानस का बहुत अच्छा रीड किया हुआ स्टॉक है ये। मानस, इसमें हर बार बड़े एवरेज के टूटने पर बड़ी सेलिंग आ रही है। ऐसा हुआ एग्जैक्टली आपको याद होगा 24 सितंबर के आसपास, जब से ये फॉल स्टार्ट हुआ उससे पहले। फिर सेकेंड टाइम ये हुआ 22 अक्टूबर को जब 100 EMA वायलेट हुआ। अब एट 2620 ऑलमोस्ट टचिंग इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन जब मैं इसको वीकली पे देखता हूँ ना, तब मेरे को लगता है कि शायद डाउन साइड में भी जगह और बाकी है। आपका सेंस क्या कह रहा है एक शॉर्ट ग्रिप लेने के पर्सपेक्टिव से दीपक नाइट्राइट पे? देखिए, कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश प्राइस ब्रेकडाउन आज देखने को मिला है। मेरा समझना है कि इस बार शायद 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 2605 के आसपास है, स्टॉक उसको ब्रीच करके 2500 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ट्रेड तो शॉर्ट साइड पे ही बनता है। अगर नवंबर मंथ का ऑप्शन लिक्विड है तो आई थिंक 2600 वाला पुट ऑप्शन डेफिनेटली लिया जा सकता है। तो बिल्कुल वहां पे लिक्विडिटी है। 85 रुपीज पे ये ऑप्शन 2600 का पुट ऑप्शन नवंबर मंथ का ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको 49 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 150 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो ये फिलहाल दीपक नाइट्राइट पर एक व्यू आता हुआ। लेकिन देखिए, आखिरकार आज बाजार का मूड भले ही थोड़ा सा मायूस करने वाला हो, त्यौहार है, त्यौहार को आप सेलिब्रेट करेंगे, आप कुछ आइडियाज़ ढूंढेंगे कि कहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है। तो हर रोज़ की तरह यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं ये बताने के लिए कि ब्रोकरेजेस की दिवाली पिक्स क्या हैं। तो देखिए, जो ब्रोकरेज पिक्स हम पिछले दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, उनमें जो सिलेक्टेड ब्रोकरेज पिक्स हैं जहां अच्छी अपसाइड लग रही है, ब्रोकरेज वाइज हमने छाटी हैं। तो आनंद राठी की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक उनका एक टॉप आइडिया है जहां 750 तक के टारगेट्स दिखाई पड़ते हैं। जिंक और सिल्वर में जो हिसाब से मोमेंटम है, शायद हिंदुस्तान जिंक को उसका फ़ायदा होता हुआ दे सकता है, और 35% की लगभग अपसाइड यहाँ दिखाई पड़ रही है आनंद राठी को। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज और जुपिटर वैगन्स, ये भी दो स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छी खासी अपसाइड रह सकती है। आनंद राठी के हिसाब से 1450 का टारगेट टाटा टेक्नोलॉजीज पे और जुपिटर वैगन्स पे लगभग 750 के टारगेट्स वो रख रहे हैं। इसके बाद जेएम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो इनके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 3500 रुपये के टारगेट्स, क्योंकि 1:1 बोनस हुआ है, 1750 का टारगेट वो अब एक्स बोनस बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं, और 30% की अपसाइड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में आती हुई दिखाई पड़ सकती है। बॉम्बे रियल एस्टेट को प्ले करने के लिए मैक्रोटेक डेवलपर्स 1480 के टारगेट के साथ, और मेटल्स में नाल्को इनको बहुत पसंद है, नेशनल एल्यूमिनियम 264 के टारगेट के साथ बाइंग की सलाह दे रहे हैं जेएम फाइनेंशियल। और आखिर में प्रभुदास लीलाधर, इनकी जो पिक्स हैं वो ज़्यादातर पीएसयू स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह है। बीएल टारगेट है लगभग 450, 50% की अपसाइड यहाँ दिखती है। एनटीपीसी में भी 30% से ज़्यादा की अपसाइड उनको दिखती है, 590 का टारगेट है, और जीआरएससी 2770 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं। ओके, तो ये इस समय दिवाली पिक्स। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी तो थोड़ा इन्वेस्टर्स का दिवाला निकला हुआ है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आपने वो जॉनी लीवर का गाना देखा है कि हम क्या दिवाली मनाए, हमारा तो हमारा पूरे साल निकलता है दिवाला? नहीं, मैंने नहीं देखा। बहुत पुरानी है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का गाना था वो। मैं एक्चुअली कल इंस्टाग्राम पर वही सब जगह ट्रेंड कर रहा था। ओके, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, खैर ये बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि दिवाली से पहले इतनी मायूसी है मार्केट में। शायद दिवाली थोड़ा सा मूड माहौल सुधार दे, हो सकता है। कल ध्यान रखिएगा, कल मुहूर्त सेशन है और CNBC आवाज़ की प्रोग्रामिंग होगी कल मुहूर्त पर, तो उसके साथ जुड़िएगा आप। लेकिन एक काम करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं गुरुकुल की। जी हाँ, एफएनओ गुरुकुल, कमोडिटी गुरुकुल और मार्केट गुरुकुल की सफलता के बाद अब हम लेकर आए हैं आपके लिए स्टार्टअप गुरुकुल। दिवाली के इस खास मौके पर हम लॉन्च कर रहे हैं ये। इस वेबिनार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझेंगे, साथ ही उसकी चुनौतियों और उससे निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये मौका होगा ये जानने के लिए कि आइडिया को कैसे डेवलप किया जाता है और उसे कैसे पेश किया जाए। सबसे बड़ी बात, फंड कैसे जुटाएं, वेंचर कैपिटलिस्ट को कैसे इम्प्रेस करें, इन सब के गुर सिखाए जाएंगे। जी हानिश, तो बेसिकली थोड़ा सा आप लोगों से इंस्पिरेशन लिया कि आपने मार्केट समझाया गुरुकुल में, किस तरह से ट्रेड किया जाए, कैसे कमोडिटीज़ में ट्रेड किया जाए। तो स्टार्टअप से क्योंकि मैं काफ़ी बात करती आई हूँ, कई लोग यही पूछते हैं कि हमें अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो वो कैसे किया जाए। और लार्जली ये बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कॉलेज से निकले हैं या फिर अभी अभी नौकरी शुरू कर रहे हैं कि अगर हमें अपना बिजनेस शुरू करना है हमें क्या करना है। तो ये हम सब दोस्तों में बैठते हैं,
कभी ना कभी कोई अच्छी आइडिया आ जाती है और सब लोग कहते हैं यार ये तो बिजनेस बनता है, लेकिन वो वहीं तक रह जाती है, वहीं तक रह जाती है क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि उसको बिल्ड कैसे किया जाए। तो ये वेबिनार एक अटेम्प्ट यही है कि इतने सारे नए नौजवान लोग हैं, इतनी सारी इनोवेटिव आइडियाज आती है, उनको एक बेस दिया जाए, बेसिक सिखाई जाए कि अगर आपके पास एक आइडिया है उसको कैसे बढ़ाना है, उस पर कैसे काम करना है। बिल्कुल। और वैसे भी भारत जैसे देश में देखिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, अगर आप उन पर काम करना चाहें तो इस वेबिनार में जुड़िएगा हमारे साथ, और हर्षिता होंगी इसमें। हर्षिता, तो एक दिन का सेशन होगा ये एक दिन का सेशन है, सुबह से शाम तक का सेशन है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होंगी फ्रॉम द बेसिक्स। अनुज, जैसे मैं कह रही थी कि आइडिया है तो उसको बिजनेस में कैसे डेवलप किया जा सकता है। आप सब लोग पूछते हैं कि मेरे पास बिजनेस आइडिया है लेकिन फंड नहीं है, तो फंड रेस कैसे करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे पिच करें। एक होता है आप इन्वेस्टर से कैसे पिच करते हैं, लेकिन दूसरा आपके सप्लायर्स होते हैं जो आपके साथ आगे काम करेंगे, आपके कस्टमर्स होते हैं। तो अपने बिजनेस प्लान को कैसे बनाए, कैसे पिच करें, आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी में क्या कुछ चीजें होनी चाहिए। एक बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस होगी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स के साथ, और ये बस हम हवा में नहीं बात कर रहे हैं। दो यूनिकॉर्न्स है, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस रन कर रहे हैं, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो ये सब हमारा साथ देने वाले हैं उस दिन। बिल्कुल। तो इस वेबिनार में जुड़िए हमारे साथ, और शायद आपका भी स्टार्टअप चल पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिवाली और धनतेरस के महीने में सेल्स कैसी रही ऑटोज़ की। कुछ तो हमको अंदाज़ा मिल गया था कुछ मैनेजमेंट्स की वीक कमेंट्री को लेकर, लेकिन कंपनी बाई कंपनी कैसे नंबर्स रह सकते हैं ये समझते हैं यतिन के साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए, ऑटो सेल्स की ये टाइम की सेल्स थोड़ी बहुत ट्रिकी रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऑटो कंपनी के साथ हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो होलसेल नंबर्स हैं उसको मत देखिए, रिटेल सेल्स को देखिए, क्योंकि होलसेल नंबर्स में थोड़ा Q2 के स्लो डाउन का इम्पैक्ट है। हालांकि रिटेल सेल्स अच्छी होने वाली है ग्राउंड पे। अगर हम होलसेल नंबर्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये टाइम 4 व्हीलर स्पेस में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, क्योंकि डिस्काउंटिंग भी बढ़ी है और थोड़ी बहुत स्लो भी रही है बिक्री। हालांकि 2 व्हीलर स्पेस में आपको अच्छा पिकअप दिखाई देगा, ट्रैक्टर स्पेस में आपको अच्छा पिकअप दिखाई देगा, और कमर्शियल व्हीकल्स थोड़े फीके रहेंगे। पिछले 1-2 महीनों से आप देख रहे हैं कि डबल डिजिट डिक्लाइन आ रहा है कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, तो वहाँ थोड़ी बहुत डिमांड स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो अशोक लेलैंड की जो बिक्री है 5% गिरने की जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से 16,000 यूनिट्स के आसपास अशोक लेलैंड की बिक्री रहेगी। टाटा मोटर्स की भी बिक्री लगभग 12% गिरने वाली है, और ज़्यादातर जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसके चलते कंसोलिडेटेड जो टाटा मोटर्स के नंबर्स हैं वो 12% गिरने का अनुमान है अक्टूबर के महीने में। हालांकि 2 व्हीलर स्पेस एक ब्राइट स्पॉट रहेगा। बजाज ऑटो की बिक्री की बात करें तो 4.5 लाख यूनिट तक वो बिक्री कर सकते हैं, 4 से 5% की ग्रोथ रह सकती है यहाँ। आइशर मोटर्स 35% की ग्रोथ का अनुमान है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स वो बेच सकते हैं ये टाइम, और नॉर्मल रन रेट 70-80 हज़ार की होती है, ये टाइम 1 लाख के पार यूनिट्स जाने की जो है एस्टिमेट है रॉयल एनफील्ड सेल्स को लेके। हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर यहाँ भी अच्छे सेल्स रहेंगे। हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स 11% ग्रोथ दिखाई देगी यहाँ आपको अनुमान के हिसाब से, और टीवीएस मोटर 17% ग्रोथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अच्छी बिक रही हैं 2 व्हीलर स्पेस में टीवीएस के लिए, और नई जुपिटर लॉन्च भी अच्छा कर रही है। अगर हम बात करें मारुति की, M&M की, तो यहाँ सेल्स बिल्कुल फ्लैट रहेगी। मारुति की 2-3% नीचे रहेगी, M&M के ऑटोमोटिव सेल्स 3 से 5% ऊपर रहेंगे, लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट में नजर रहेगी 50,000 यूनिट्स के आसपास सेल्स एक्सपेक्टेड है। और हुंडई ये एक नया एडिशन है इस महीने से, क्योंकि अब लिस्टेड हो गई कंपनी, तो हुंडई का नंबर भी ट्रैक करेंगे। 68,000 यूनिट्स, बिल्कुल फ्लैट सेल्स एक्सपेक्ट कीजिए हुंडई के लिए भी। ओके, तो हुंडई पहली बार उसके डेटा को हम ट्रैक करेंगे। वैसे खैर नंबर्स तो ये हमेशा लेकर आते थे, लेकिन इस बार ट्रैक होंगे अच्छे से क्योंकि अब ये लिस्टेड कंपनी बन गई है। इतनी शुक्रिया। आशीष चतुर्मोता, ऑटो स्टॉक्स कोई पिक है आपकी यहाँ पर? ऑब्वियसली आई एम श्योर काफ़ी स्टॉक्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में। बिल्कुल। तो अनुज, जैसे हमने पहले भी कहा कि मारुति हमारे पोर्टफोलियो में बना हुआ है, टीवीएस मोटर्स हमारे पोर्टफोलियो में बना हुआ है, हमने कुछ ऑटो एंसिलरीज को भी प्ले किया हुआ है, और हमारा ये मानना है कि डोमेस्टिक रिकवरी को प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका ऑटो स्पेस होगा। इस दिवाली भी अगर से आप देखें तो जैसे हम बात कर रहे हैं 4.5 लाख गाड़ियां करीब करीब बिकने की बात हुई, और मारुति ने उसमें भी एक अच्छी खासी लीड ली है। तो धनतेरस पे ही करीब करीब इस पूरे दिवाली में करीब करीब 45,000 गाड़ियां की बात मारुति कर रही। तो एक बहुत ही अच्छे नंबर्स हमें देखने को नजर आ रहे हैं। और रूरल की रिकवरी में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 2 व्हीलर ऑटो स्पेस में भी एक अच्छा
ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगा। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ ये जो करेक्शन आया है अभी ऑटो स्पेस में, चाहे वो मारुति का हो, टीवीएस मोटर्स का हो, बजाज ऑटो का हो, ये एक अपॉर्चुनिटी अच्छी क्रिएट कर रहा है इस पूरे ऑटो स्पेस के अंदर में। और यहाँ पर पे लार्ज कैप के साथ साथ कुछ ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज या ऑटो एंसिलरीज कंपनीज के अंदर में भी पोजीशन ली जा सकती है। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद मानस जी के पास जाया जाएगा एफएन सुपरस्टार, प्रशांत सावंत जी जुड़ेंगे हमारे साथ चार्ट का चमत्कार लेकर, और आशीष उत्मोता के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी बताइए आपकी ट्रेड। हाँ जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन मेरा लॉन्ग साइड की तरफ ही रहेगा। मुझे यूपीएल अच्छा लग रहा है। यूपीएल में एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस है। यहाँ से हमने टाइम एंड अगेन देखा है यूपीएल को टर्न अराउंड करते हुए टुवर्ड्स 580 से 600। तो मुझे लगता है कि नवंबर सीरीज में भी ये 600 तक का एक मूव आपको दिखा सकता है। तो 580 का कॉल ऑप्शन नवंबर सीरीज का जो रफली 9.5 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा 5 रुपए का। यहाँ पे अगर व्यू सही जाता है तो पहला टारगेट रहेगा 15 का, इसके ऊपर जाता है तो 21 से लेकर 25 के भी आपको लेवल्स आएंगे। ओके, यूपीएल की 580 की पुट नवंबर की आपको पिक करनी है, और मानस के पास चलते हैं अब आज का एफएन सुपरस्टार पिक करने के लिए। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप आज? देखिए, पेंट शेयर्स अभी भी वीक लगते हैं। अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पहले से ही बन रहे थे। अब करीब 5-6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है एशियन पेंट्स में। तो इसके फ्यूचर में नवंबर मंथ के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 2940 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। इसमें आपको जो स्टॉप लॉस है वो 2971 का लगाना है। 2971 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और 2875 के टारगेट सेट करेंगे। 2875 के टारगेट एशियन पेंट्स के नवंबर मंथ के फ्यूचर में सेट करने हैं। अगर चाहे तो ऑप्शन ले सकते हैं, नवंबर मंथ का 2900 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 77 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें 59 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 115 रुपए के टारगेट सेट करनी है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक मंदी का ट्रेड एशियन पेंट। कुछ ही देर पहले हम इसको डिस्कस भी कर रहे थे, वीकनेस बढ़ रही है। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। तो हर्षा जी, अगर हम लुपिन की तरफ देखें, यहाँ एक हायर बॉटम बनने की कोशिश हो रही है। मैं यहाँ पे लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। करीबन 2180 इस पे स्पॉट ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस होगा करीबन 2158, 2158, 2160 के जस्ट नीचे। यहाँ से जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 2230, 2230। तो ये इस समय प्रशांत जी की पिक लुपिन। आप चलते हैं आशीष अतुमोता के पास मिड कैप फंडा के लिए। आशीष क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल, तो अनुज, हमें नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो स्पेस है वो बहुत ही पसंद आ रहा है। हमें लगता है चाहे इसमें आप सीडीएसएल की बात करें, केफिन की बात करें, बीएससी की बात करें या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करें, ये पूरा स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगर से इस पूरे स्पेस में एक कंपनी चूज करनी होगी तो मैं जाऊंगा सीडीएसएल के साथ, जिसके अंदर में हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंटल जो न्यू अकाउंट्स अभी आ रहे हैं, जो चाहे लार्ज डिस्काउंट ब्रोकर्स की वजह से हो रहा हो, या हम देख रहे हैं न्यू टू मार्केट इन्वेस्टर्स जिस तरह से बाजार में आ रहे हैं, इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर 81% आज की डेट में सीडीएसएल के पास पड़ा हुआ है। डिओपोली मार्केट है तो लीडरशिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि इंश्योरेंस रिपोजिटरी का जो बिजनेस है उसके अंदर में भी बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आएगी और एक बड़ी ऑप्शनलिटी सीडीएसएल के लिए क्रिएट होगा, जहां पर सीडीएसएल का मार्केट शेयर आज की डेट में 7% के आसपास है और मात्र 2% पॉलिसीज ऐसी हैं जो डीमटेरियलाइज है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है सीडीएसएल के लिए बनेगी। तीसरी चीज हमें लगता है कि अनलिस्टेड कंपनीज में जिस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर में चेंज हो रहा है तो काफी डीमटेरियलाइजेशन वहां शुरू होगा, जिसका बड़ा बेनिफिट अगेन सीडीएसएल को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सीडीएसएल एक बहुत ही बढ़िया प्ले होगा इस पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज की थीम को प्ले करने का। अब अगर से आप टेक्निकली देखेंगे तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया बेस 1480 के जोन में बना चुका है। ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 1750-1800 तक के ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है सीडीएसएल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में काफी लंबे समय से बना हुआ है। ओके, आपका आज का मिड कैप फंड है सीडीएसएल। मैं आपकी स्क्रीन पे चारों के चारों ट्रेड सकता हूँ जो पिक किए गए। यहाँ पर शुरुआत की हमने सस्ता ऑप्शन से। शिल्पा जी ने यहाँ पे आज का जो सस्ता ऑप्शन ट्रेड था वो रिकमेंड किया। यूपीएल नवंबर की 580 की कॉल, याद रखिएगा ये कॉल है। मैं उस वक्त गलती से ज़बान फिसल गई तो पुट मेंशन कर गया। और पॉसिबल टारगेट ऑफ 15, 21, 25। मानस का ट्रेड था एफएन सुपरस्टार आज का, उन्होंने पिक किया यहाँ पर एशियन पेंट्स फ्यूचर सेल और पॉसिबल टारगेट 2875।
प्रशांत ने 4 के चमत्कार पे किया, उनका ट्रेड था लुपिन लॉन्ग 22-30 का लक्ष्य यहाँ पर, और आशीष चंद्रमोता ने अभी CDSL पिक किया नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल स्पेस पे। निफ्टी समहाउ उस पुट के प्राइस और उस स्ट्राइक को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है जो कि सबसे ज़्यादा बिकी हुई है 24,200, बार 24175 का लो लगाने के बाद बार उस ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। मीनवाइल आप लेके आइए MCX जो कल बुरी तरीके से सिंक हुआ था, आज इसने अपने थोड़े से कॉन्फिडेंस को रीगेन किया है। शिल्पा जी, आपका टेक क्या है? आई मीन कल की जो कैंडल थी वो टेक्निकली एक कैंडल रिवर्सल की डेफिनेशन को पूरा करती है, पर एक और चीज़ थी कि 20 डे में डिफेंड हुआ था कल। आप लोगों ने क्या व्यू रखा है MCX पर इस वक्त? जी बिल्कुल, MCX की बात करेंगे वीरेंद्र जी तो पॉजिटिव है। हमने इसको देखा है गिरते मार्केट में भी इसने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है, लेकिन ये जो 6500 6600 जोन है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको बहुत क्विक मूव अगेन टुवर्ड्स एक नया हाई टुवर्ड्स 7000 मिलेगा। तो क्योंकि मोमेंटम अच्छा है, ऐसे मार्केट में भी इसमें इतना स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है, तो अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो मुझे लगता है 6500 का कॉल ऑप्शन जो रफली 368 रुपीज में ट्रेड करा है नवंबर सीरीज का, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 250 रुपए का रखिए। ये व्यू सही जाता है तो ये आपको टुवर्ड 700 भी ट्रेड करते हुए मिल सकता है ऑप्शन। थोड़ा प्राइसी है बिकॉज न्यू सीरीज है और इसके हर स्ट्राइक में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस, तो यहाँ पे 6500 का ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो ये इस समय MCX पर एक ट्रेड। अच्छा देखिए, आज तो फुल डे ट्रेडिंग हो गई, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग कल होगी। मुहूर्त ट्रेडिंग कल हो रही है जब पूरा मुहूर्त निकल चुका होगा, तो उसके बाद मुहूर्त ट्रेडिंग हो रही होगी। और हमारे साथ एक बड़ा दिग्गजों का पैनल होने वाला है। BSE मेंबर रमेश दमानी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रामदेव अग्रवाल, प्रभुदास लीलाधर से अमीशा वोरा, निर्मल बांग से राहुल अरोड़ा, कंप्लीट सर्कल से गुरमीत चड्डा। ये कुछ महारथी हैं जो आपके लिए दमदार ट्रेड्स लेकर आएंगे। ध्यान रखिएगा 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं 5:30 से 5:45 to 6 प्री ओपन सेशन होगा, और उसके बाद 6 से 7 बजे तक कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन होगा। तो जुड़िएगा हमारे साथ। मुहूर्त ट्रेडिंग जो है उसमें वो शुभ मानी जाती है। संवत 2081 की शुरुआत होगी। इसका ट्रेडिशन ये था कि जब पहले मार्केट दिवाली पर एक हफ्ते के लिए बंद होती थी, तब लोग एक टोकन ट्रेड लेकर जाते थे। जब BSE पर रिंग ट्रेडिंग होती थी तब से ट्रेडिशन बना था, और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट हुई उसके बाद भी ऑब्वियसली इसको कंटिन्यू किया गया। और कल यहाँ पर हम आपके लिए शो लेकर आने वाले हैं। तो वो मुहूर्त वाला टोकन ट्रेड आई एम श्योर कुछ लोग लेंगे, क्योंकि नॉर्मली सब लोग वो बड़ी पूजा पोथी की भी पूजा होती है 80% लोग आज करेंगे। हाँ। और फिर BSE में कल ऑफ कोर्स वो बड़ी पूजा भी होती है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के मौके पर भी या फिर ज़माने में भी वो बही खाता लेके बैठते हैं और उसकी पूजा होती है, तो काफ़ी दिलचस्प रहता है। तो 5:30 बजे से आप लोग तैयार रहिएगा और CNBC आवाज़ के साथ जुड़िएगा, क्योंकि यहीं पर हम आपके लिए लेकर आएंगे मुहूर्त ट्रेड। चलिए अब सोमवार की बात करते हैं, क्योंकि देखिए कल तो कोई नतीजा आने नहीं वाला है। अगले 3 दिन लोग तसल्ली से छुट्टी मनाएंगे और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स फोकस अर्निंग्स पर रहेगा। सोमवार को 3-4 कंपनियां इंपॉर्टेंट है जिनके नंबर्स हम वॉच करेंगे। उसमें ABB है, एक्साइड है, IRCTC जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आने वाले हैं, तो उन्हीं की बात करते हैं। हमारे साथ कंचन जुड़ गई है स्टूडियो में। कंचन, इनफैक्ट L&T ने तो अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर दिया, अब क्या ABB से भी उम्मीद करें कि अच्छी तिमाही रहेगी? जी, ABB से भी हम उम्मीद कर सकते हैं। अच्छे नतीजे के अनुमान जताए जा रहे हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 19% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट EBITDA भी 33% बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्जिन्स की बात करी जाए तो ये 2 से 3% हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर आय की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 30% की बढ़ोतरी संभव है। अब इनकी जो ऑर्डर बुक है वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड पे लग रही है, जिसके चलते रेवेन्यू में जो हमें ये इंक्रीज है वो देखने को मिल सकता है। डिमांड से ऑर्डर इनफ्लो बढ़ने की भी उम्मीदें जताई जा रही है। अच्छे प्रोडक्ट मिक्स के चलते और जो कंपनी की सर्विसेज है उससे हमें मार्जिन में भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ में कहाँ पे इस टाइम पे नज़र रखनी होगी, ट्रांसमिशन, रेलवे और डेटा सेंटर में किस तरीके से हमें रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिलता है। हाई वोल्टेज, डायरेक्ट करंट और मोबिलिटी जैसे बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे कंपनी का क्या आउटलुक है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट को लेकर भी खासा नजर इस टाइम पे आपको रखनी होगी।
ओके, तो ये है आपके लिए एबीबी, इसके अलावा एक्साइड। राइट, एक्साइड के नतीजे हमें ठीक ठाक देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू में 7% की बढ़ोतरी संभव है, एबिटा में एट द सेम टाइम 11% की बढ़त की संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन यहाँ पे मार्जिन जो है वो फ्लैट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पैट की बात करें तो यहाँ पे 8% की बढ़ोतरी संभव है। जो टू व्हीलर की डिमांड है वो अच्छी रह सकती है, जिसके चलते रेवेन्यू में हमें खासा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जो फोर व्हीलर है वो यहाँ पे उसकी डिमांड की अगर बात करी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं फ्लैट साइड पे दिखाई दे रही है। Q2 में जो इन्वर्टर बैटरी की अच्छी सेल्स है, सेल्स का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके चलते हमें रेवेन्यू में डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और बेसिकली Q1 का जो स्लिप ओवर इफेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो एबिटा मार्जिन्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे ये फ्लैट नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मेजर फोकस इस टाइम पे आपको कहाँ रखना है, वॉल्यूम ग्रोथ और साथ ही साथ मार्जिन्स। ओके, तो चलिए ये दो स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। कंटिन्यू शुक्रिया। एबीबी और एक्साइड, एक बार एक्साइड का चार्ट चेक कर लेते हैं। मानस, एक बार एक्साइड का चार्ट देखिए, अगर कोई ट्रेड समझ में आ रही है यहाँ तो। देखिए पैटर्न तो वीक है, हालांकि ये जरूर है कि 200 डे मूविंग एवरेज पे कोशिश कर रहा है स्टॉक बॉटम बनाने की, लेकिन अभी जब बाउंस बैक देखने को मिला तो 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक नहीं निकल पाया। मेरे ख्याल से अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 444 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए, और खरीदारी करने के लिए तो 480 का लेवल स्टॉक को ब्रीच करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर तेजी बनेगी। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और जब लौटेंगे तो हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि नए संवत में अब क्या करना है। वेलकम बैक। दिवाली के मौके पर और मुहूर्त के दिन क्या खरीदना है क्या नहीं, हमारे साथ पाइपर सरिका के फंड मैनेजर और फाउंडर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली। क्या बाय कर रहे हैं आज? जी, गुड आफ्टरनून अनुज, और दिवाली की शुभकामनाएं आपको, सारे दर्शकों को। आज अच्छा चलिए अनुज, आपने पूछा है हमारा एक थीम पे फोकस था पिछले 2-3 महीनों से, रिसर्च कर रहे थे उसमें कि एक नया सेगमेंट इमर्ज हो रहा है मार्केट में। वो है ऐसी कंपनीज जो डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज को सीडी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे केटर करती हैं। उसमें 3 लिस्टेड कंपनी है अनुज, आपने देखा होगा, विंडलास, एकम्स और इनोवा कैप्टन। तो ये मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर जो चूंकि आपने पूछा कि हम मॉडल पोर्टफोलियो में क्या ऐड कर रहे हैं, तो हमने विंडलास बायो हमने ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। और हमें लगता है कि लंबी अवधि की थीम है। जैसा हमने देखा ईएमएस सेगमेंट में डिक्सन, एम्बर, केन्स जैसी कंपनीज ने पूरा फायदा उठाया एक मैक्रो एनवायरनमेंट का जो उनके फेवर में था। उसी तरह हमें लगता है कि ये जो सीडीएमओ कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक सेगमेंट को केटर करती हैं, एक्सपोर्ट को नहीं डोमेस्टिक को, वो अब एक 4 से 5 साल का एक क्लियर ग्रोथ रनवे है और अच्छा मैनेजमेंट है। गवर्नमेंट का फोकस है कि जो फार्मा सेगमेंट में ज़्यादा स्पूरियस ड्रग्स ना आए, तो उन्होंने भी एक नोट निकाला है, तो वो भी इनके फेवर में काम करता है। तो इस समय जो हमने लेटेस्ट एडिशन किया है अपने पोर्टफोलियो में, वो विंडलास किया है अनुज। अभय जी, एक्चुअली अनुज आपसे पूछ रहे थे आज कर क्या रहे हैं आप? आपने तो बहुत सीरियस जवाब दे दिया। कुछ दिवाली का स्पेशल प्लान होता है आपका? जी बिल्कुल, ऑफिस में पूजा हुई, दोस्त मिलने आए, हमारे कुछ इन्वेस्टर्स मिलने आए, तो अच्छी पार्टी हुई। अभी पार्टी बाहर चली रही है, मैं अंदर आ गया आपसे बात करने के लिए। पर बहुत ही जॉयफुल एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। फैमिलीज आती हैं हमारे एम्प्लॉयज की सारी ऑफिस में, पूजा करते हैं, फिर एक लंच होता है, गेम्स खेलते हैं। तो सबसे बड़ा दिन है सेलिब्रेशन का, तो उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं हर्षदा। थोड़ी पार्टी में रंग में भंग हम डाल रहे हैं। तो कल मुहूर्त ट्रेड फिर आप लोग करेंगे या फिर कल छुट्टी है एकदम?
नहीं, मूरत ट्रेड में क्या होता है कि हम तो ट्रेड कर लेंगे, पर जो हमारे सपोर्ट सर्विस वाले हैं, फंड अकाउंटिंग टीम, उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आती है कि प्लीज ना करे तो अच्छा है, क्योंकि आप तो कर देंगे पर फिर आपके ट्रेड सेटल करने के लिए हमें ऑफिस आना पड़ेगा। तो उनको तकलीफ नहीं देते हैं, एक दिन की बात है तो अवॉइड करते हैं हर्षदा। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आज हालांकि मैं आईटी के इंसिडेंट पे आता है, जिस प्रकार से आज आईटी इंडेक्स कोलैप्स हुआ है, बट मोर और लेस उससे पहले थोड़ा सा जानना चाहूँगा मैं। आपने एक तो अपनी फाइंडिंग बता दी, जो आपका नया रिसर्च आइडिया था वो बताया, बट मोर और लेस जो ये अर्निंग सीजन अब तक गया, बड़े दिग्गज नंबर्स आ चुके हैं और उसके अगेंस्ट जो प्राइस डैमेज हुआ है, अभी आप लोगों को इन प्राइसेस पे फेयरली वैल्यूड क्या लग रहा है? आई मीन इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक्स टूट चुके हैं, मतलब आप समझ लीजिएगा कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी जो बहुत ही हाई टिकट साइज स्टॉक्स थे वो 150-200 रुपये नीचे आ चुके हैं। इस प्राइस पे और आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद? जीवेंद्र, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीरेंद्र, हम 2 महीने से 3 महीने से, बल्कि मैं आपके चैनल पे भी आया, हमने इन्वेस्टर नोट भी लिखा और हम कह रहे थे कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन का स्लो डाउन दिख रहा था और उसका इम्पैक्ट इन अर्निंग्स पे दिखा है क्वार्टर के, और मुझे लगता है ये कंटिन्यू होगा अगले क्वार्टर की अर्निंग्स में भी। और वीरेंद्र, इससे क्या हुआ है कि जो निफ्टी का ईपीएस एस्टिमेट था, जो अर्निंग सीजन के पहले 1250 रुपए का था, वो ऑलरेडी 1200 रुपए के नीचे आ गया है। तो एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे कि अर्निंग्स गिर रही हो, फोरकास्ट गिर रहा हो, उसमें प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी 2 चीजें हो रही हैं वीरेंद्र, जो दोनों ही मार्केट के फेवर में नहीं है, लार्ज कैप स्टॉक्स, इंडेक्स स्टॉक्स के फेवर में, कि एक तो आपकी अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रही है और दूसरी आपका मल्टीपल भी ड्रॉप होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी हमने प्राइस डैमेज देखा है इंडेक्स लेवल पे, ये थोड़ा और कंटिन्यू करे, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हम एक साइक्लिकल स्लो डाउन में हैं अभी, और मेरे को लगता है 2 से 3 क्वार्टर लगेगा हमको वापस इस साइक्लिकल डाउनटर्न से वापस निकलने में। तो मार्केट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें वीरेंद्र, वो है कि जब मार्केट में सेल ऑफ होता है तो एक हर तरह के स्टॉक्स के साथ अच्छे स्टॉक जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनमें भी सेल ऑफ आ जाता है और उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कॉन्फिडेंस रखें। तो मुझे अभी लगता है वीरेंद्र, ये मार्केट का सेटअप ऐसा है कि जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जो अगले 3, 4, 5 साल में मिड कैप, लार्ज मिड कैप्स या लार्ज स्मॉल कैप्स, उस जोन में जो अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने प्राइस करेक्शन देखा है 30% का, 40% का भी, पर जिनको एक क्लियर ग्रोथ पाथ है, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी उन्हें खरीदने की है, रादर देन बॉटम फिशिंग इन वेल नोन नेम्स, जो हो सकता है ज्यादा समय तक साइडवेज जाएं अभी। अच्छा, एक व्यू चाहिए था आपसे अब ऑटो कंपनीज पर, क्योंकि फेस्टिव सीजन शायद उतना अच्छा ना रहा हो। यहाँ पर अब आपकी पिक्स क्या होंगी? जी अनुज, ऑटो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में करीब साल भर से नहीं है, क्योंकि जब भी हमने देखा, जब भी चैनल चेक्स किए तो हमें इन्वेंट्री बढ़ी हुई दिखी, और अभी भी जो लेटेस्ट इन्वेंट्री चेक किया है उसमें भी ऑलमोस्ट 80 दिन की इन्वेंट्री दिख रही है, जो प्री कोविड के भी हाई से ज्यादा है। जो 30-32 दिन की इन्वेंट्री देखती है, इस समय बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है चैनल्स में, और जो सेल थी वो इतनी हुई नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो एक क्वार्टर कम से कम ऑटो कंपनीज का थोड़ा वीक जाएगा, तो इसको हम ट्रैक कर रहे हैं, पर हम कम से कम 3 से 4 महीने का और वेट करेंगे बिफोर एडिंग एनी ऑफ द फ्रंटलाइन स्टॉक्स। लेंगे तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में से लेंगे अनुज, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। ओके, तो फ्रंट लाइन बिग बॉयज पर ही फोकस रहेगा। वैसे सारी तो दिग्गज ही कंपनियां हैं। फार्मा कंपनी में आज सिप्ला ने इनफैक्ट समा बांधा है तेजी का। आई एम नॉट श्योर वो स्पेसिफिक ड्रग को आप कितने क्लोजली ट्रैक करते हैं और क्या उसके इम्प्लीकेशंस रहेंगे, समझा पाएंगे या नहीं, लेकिन $700 मिलियन का मार्केट है और आई थिंक एक ही और कंपीटिंग कंपनी है जो उस पर्टिकुलर ड्रग को लॉन्च करेगी। सिप्ला पर आपकी क्या राय है और लार्जली फार्मा एज अ पॉकेट में कितना पोटेंशियल है यहाँ से गिरते बाजार में आपके पोर्टफोलियो को संभालने का? आई थिंक हर्षदा, इस पे अगेन चर्चा हम पहले भी कर सकते हैं। हम काफी बुलिश है, ओवरवेट है इस सेगमेंट पे 2 साल से लिटरली।
क्योंकि उसके दो कारण थे। एक तो हमने देखा कि यूएस एफडीए काफी फ्रेंडली हो रहा है इंडिया कंपनी से, क्योंकि यूएस में जेनरिक्स की शॉर्टेज है। तो दूसरी तरफ इंडियन कंपनीज का, आपने सिप्ला का एक उदाहरण लिया, पर मुझे लगता है सिप्ला जैसे काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आएंगे और इंडियन कंपनी से, जो दिवीज है, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, ये सब इनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन जहां तक मैंने देखी है पिछले 10-15 साल में, इस समय सबसे अच्छी, दुनिया में कहूंगा सबसे अच्छी प्रोडक्ट पाइपलाइन इंडियन फार्मा कंपनीज की है। और जैसे जैसे ये लॉन्चेस होते जाएंगे, जैसे जैसे इनको अप्रूवल्स मिलते जाएंगे, मुझे लगता है ये जो स्टॉक प्राइसेस हैं ये अपने आप रीरेट होंगे। तो फार्मा पे अगले साल 2 साल के लिए हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है। लार्ज कैप फार्मा पे मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को। और जो एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन है, जिसके बेसिस पे वो अर्निंग्स गाइड कर रहे हैं, उससे एटलीस्ट 15 to 20% में आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता हूँ अर्निंग्स की, हर्षदा। अच्छा भाई जी, एक चीज़ और बताइएगा, अभी सारी कंपनियों की जिसकी हम स्पेशली कंजम्पशन की जो बात कर रहे थे, हम कमेंट्री में अर्बन कंजम्पशन को लेकर चिंता, धीमेपन की बात कही गई है। मैं अल्टीमेटली कैसे और टारगेट को, एक सेगमेंट को टारगेट करके आपसे प्रश्न पूछूंगा जिसने अर्बन डिमांड का एक बहुत अच्छा बेनिफिट उठाया था, रियल स्टेट, पूरा रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस। प्राइस डैमेज इस स्पेस में भी हुआ है। निफ्टी अगर आप रियलिटी को देखें, मेरे ख्याल से ऊपर से 12-15% उड़ चुका है अभी। रियलिटी पर आपका टेक इस वक्त, इस प्राइस पे? देखिए वीरेंद्र, आपने जवाब भी दे दिया। जो आई थिंक बेस्ट टाइम्स जो थे रियल एस्टेट सेगमेंट के, वो मुझे लगता है निकल चुके हैं, क्योंकि उनको दो चीज़ों का फायदा मिला था। एक तो कमोडिटी प्राइसेस ऑलमोस्ट मल्टी ईयर लो पे थे। स्टील का प्राइस आप देखें, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, जो भी सीमेंट, सारे प्राइसेस अंडर कंट्रोल थे। दूसरी तरफ एक डिमांड बढ़ी पोस्ट कोविड, तो उसकी वजह से उनका वॉल्यूम भी बढ़ा और मार्जिन भी बढ़े। पर रियल एस्टेट में ये साइकिल सस्टेन नहीं होती है। एट द सेम टाइम मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इनके प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिर जाएंगे या सडनली ये यू टर्न में हो जाएंगे। मुझे लगता है साइडवेज जाएगा रियल एस्टेट सेगमेंट, क्योंकि डिमांड अच्छी है। स्पेशली जो 2 से 5 करोड़ का सेगमेंट है, उसमें डिमांड काफी अच्छी है। EMIs के रेट्स बढ़े हैं बिकॉज ऑफ RBI टाइटनिंग, तो वो एक डैम्पनर है। पर अगर कमोडिटी प्राइसेस स्पाइक अप नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेगमेंट ज्यादा से ज्यादा साइडवेज जाएगा, आपको 10 से 15% का रिटर्न दे देगा। पर मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसे कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म करे। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे से अगर आप देखें आपसे बात हुई आज दीपावली के उपलक्ष्य पर। एक बार फिर से आपको, आपकी पूरी टीम को दीपावली की शुभकामनाएं, परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं। मंगलमय रहे दीपावली आपके लिए। अब निफ्टी लेके आइए 24,196। अगर मैं क्लोजिंग के लिहाज से देखूं तो मेरे ख्याल से अनुज, जिस दिन हमने वो 24,077 टेस्ट किया था, उस दिन का क्लोज जो था वो, एक सेकंड मैं थोड़ा सा प्रिसाइसली होकर ये प्रश्न पूछूंगा, उस दिन का हमारा क्लोज था 24,180 और ये क्लोज आ रहा है 24,200, यानी मोर और लेस उस दिन के क्लोज के सिमिलर क्लोज, सिमिलर। ये एग्जैक्टली क्या कह रहा है और व्यू क्या होगा कल के पर्सपेक्टिव से और शायद अगले वीक के पर्सपेक्टिव से, इंडस्ट्रीज व्यू? नहीं भी तो देखिए, क्लोजिंग ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कहने को कह लें कि भले ही 30-40 पॉइंट से आपने बचा लिया लो सीरीज़ का, लेकिन टेक्निकली तो हम लोएस्ट पॉइंट पर बंद हुए हैं मार्केट में, और इसका मतलब है कि क्लोज ख़राब है। लेकिन क्योंकि कल मुहूर्त है, और मुहूर्त में एटलीस्ट स्टार्ट तो पॉजिटिव होती है, ऑस्पिशियस होती है। कल ऑफिशियल मुहूर्त है, मतलब असली वाला मुहूर्त तो शायद आज है, लेकिन कल ऑफिशियल मुहूर्त ट्रेडिंग है। तो वो अगर थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ जाती है उसमें, लेकिन ट्रेड ख़राब है तो कैरी मत करिए कोई पोजीशन। आई थिंक मंडे को एक व्यू लेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंडे का हाई और लो नई सीरीज़ का बहुत क्रूशल होता है। वो अगर आपने फ्राइडे का लो इंट्राडे वाला वो भी तोड़ दिया तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। लेकिन क्लोज ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे। आज निफ्टी बैंक 41, मतलब 51,488, बस एक वो 100 और का हमें सहारा है एज ऑफ नाउ। यहाँ पर टेक क्या होगा? नहीं, अगर मार्केट को बचाना है तो किसी ने इंडेक्स ने, तो वो बैंक निफ्टी नहीं बचाना है, तो अगले हफ्ते ध्यान रखेंगे इस पर। वो 100 डे बच रहा है या नहीं बच रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, और उसके बाद शायद कोई व्यू लेंगे। चलिए भाई, काम करते हैं वीरू। आई थिंक
यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, उसके बाद BTST STBT कॉल लेंगे। यतिन, डीलर्स हैं क्या आज मार्केट में? डीलर्स हैं मार्केट में, और जैसे कि आपने कहा बहुत सारे लोग आज ही पूजा करने वाले हैं ऑफिस में, और थोड़े बहुत लोग मुहूर्त का जो सौदा है वो आज भी ले रहे हैं। तो दो स्टॉक्स जो डीलर्स के रेडार पे हैं, सबसे पहले UPL स्टॉक में पिछले 1-2 दिनों से अच्छा ट्रैक्शन है, पिछले आधे घंटे में भी अच्छी बाइंग है वॉल्यूम के साथ। डीलर्स को लगता है यहाँ 2 से 3% का अपसाइड रह सकता है, तो BTST का ट्रेड वो सुझा रहे हैं। ऑब्वियसली कल एक ट्रंकेटेड सेशन है, सो मंडे ट्यूसडे तक का ये ट्रेड आपको दिखाई पड़ सकता है। UPL में काफ़ी सारे HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी एक स्टॉक है जो डीलर्स को पसंद है, जहाँ उनको लगता है कि FI की जो सेलिंग थी काउंटर में वो शायद एब हो गई है, ख़त्म हो गई है, और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी के चलते ये पोजिशनली 2900-3000 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो दोनों UPL और M&M, ये दोनों स्टॉक्स पे डीलर्स की आज नज़र है। ओके, दोनों पर डीलर्स की नज़र रहेगी। यतिन, शुक्रिया। और अब मंडे को अगला डीलिंग रूम चेक होगा। अब चलते हैं BTST STBT ट्रेड्स के लिए। शिल्पा जी, क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए, मंडे के लिए? जी अनुज जी, मुझे लगता है कि हिंद पेट्रो पे ध्यान देना चाहिए। HPCL BTST या 1-2 दिन के लिए मुझे लगता है अच्छा ट्रेड है। 380 पे सपोर्ट है, यहीं पे स्टॉक हॉवरिंग अराउंड, तो 375 का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे मुझे लगता है टारगेट 405 से 420 आपको बहुत क्विक आ सकता है। ओके, शिल्पा जी का ट्रेड हो गया HPCL 380-160 पर। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, SL टेक में बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप पैटर्न देखें तो आज के क्रैक में 52 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए SL टेक के नवंबर मंथ के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1801 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 1725 के। अभी 1776 चल रहा है नवंबर मंथ का फ्यूचर। वेस्ट ऑफ टाइम ना वो तो खैर HCL टेक में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये सेल साइड की अपॉर्चुनिटी है। प्रशांत, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? मुझे मेटल सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। इसमें JSW स्टील करीबन 964 पे ट्रेड कर रहा है, 964। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 950 के नीचे 948। जो टारगेट मेरा होगा वो होगा 990, 990 से लेके 995, 995। ओके, JSW स्टील 963.80 पर आप पिक कर लें, करीब करीब 0.5% ऊपर। अमित सेठ जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, TCS पे एक शॉर्ट कॉल रहेगा। वैसे भी TCS पूरे सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रहा था। जब बाकी स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, TCS वाज वीक। इसने अपना 200 EMA ब्रेक कर दिया है। एक चैनल छोटा सा यहाँ पे ब्रेक हुआ है। TCS लगभग फ्यूचर्स में 3972 का प्राइस है। इसे शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 3900, और स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 4010 रुपए के। तो ये फिलहाल आपके लिए एक और ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। गाबा जी, बताइए आपका क्या प्लान है? तेजी का ट्रेड या फिर मंदी? तेजी का। स्टॉक जो मैंने 2 बजे दिया था, ग्रैन्यूल्स इंडिया, वो लगभग टारगेट अचीव हो चुका है। मुझे अब तो उस समय एग्रेसिव कॉल था, अब ब्रेकआउट मिला है। ग्रैन्यूल्स इंडिया में ट्रेड करा है 570 में, स्टॉप होगा 560, 364 का टारगेट 580 to 590, ये जोन है, वहां पे जा सकता है। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया पे वंस अगेन स्पिल ओवर ट्रेड, स्पिल करके चले, ट्रेड कैरी कीजिए, बेसिकली आपके लिए यही सलाह है। अच्छा, HCL टेक इस समय टॉप लूजर है, इस पर एक शॉर्ट कॉल कैरी करने की सलाह। TCS 3% फिसल चुका है, उसको भी शॉर्ट साइड पर कैरी करने की सलाह इस समय आपके लिए आई है। सन फार्मा थोड़ा सा रिजिलियंट था, लेकिन वो ऊपरी लेवल से अच्छा खासा फिसल गया है पिछले आधे घंटे में, तो ये भी थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर ही क्लोज दिखा रहा है। अनुज जी, रिलायंस जिस तरह से टूटा, बेसिकली रिलायंस का टूटना, TCS जैसे स्टॉक्स का टूटना, ये जब बिग बॉयज में बिकवाली आ रही है, ये क्या संकेत है कि FIIs की तरफ से वो सेल साइड की पोजीशंस फिर से इंटेंसिफाई होने लगी है? नहीं, FI की सेलिंग तो इंटेंसिफाई हो रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कल जो जिस तरीके से सेलिंग हुई उसके बाद, और ये रहेगी मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम तक। अब शायद FI की सेलिंग रहेगी, क्योंकि FI को एक अलग मार्केट मिल गई है अब, चाइना की मार्केट। बहुत सारा पैसा वहाँ पर जा रहा है, तो उस वजह से वहाँ पर मूव आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एज लॉन्ग एज रिटेल पैनिक ना करें। देखिए हर्षिता, इस करेक्शन की मार्केट को ज़रूरत थी, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इस करेक्शन की मार्केट को ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में ना एक वन वे व्यू बन गया था कि मार्केट तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। बाय द वे, मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए कैसे बंद हो रहे हैं। एक बार स्मॉल कैप पर अभी अभी मैंने नज़र गई, एक बार निफ्टी का स्मॉल कैप लेकर आइए,
ये मिड कैप था, स्मॉल कैप देखिए डे हाई पर बंद हो रहा है और एकदम से पंख लगे हैं स्मॉल कैप में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से चल रहा है। तो एटलीस्ट अब रिटेल एचएनआई शायद पैनिक ना कर रहा हो, सीरीज खत्म हो गई। मैं बार बार कह रहा हूँ मंडे को एक बार व्यू लेंगे कि मार्केट में अब बॉटम बना या नहीं बना, लेकिन एफआई के सेलिंग तो मुझे लग रहा है कुछ टाइम तक हमको झेलनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आपने सोमवार मेंशन किया और अगले हफ्ते वो ऑफ कोर्स यूएस इलेक्शन वाला फ्लेवर आ जाता है, क्या वॉर ड्रैग कर सकता है सेंटिमेंट को या we'll have to take it as it comes? आई थिंक अब हमारे लिए ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इलेक्शन है, महाराष्ट्र का इलेक्शन, क्योंकि हरियाणा के बाद एक होप जगी है कि अब महाराष्ट्र में भी अगर बीजेपी अगर कुछ कमाल दिखा दे, वहाँ से अगर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो आई थिंक वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा। लेकिन पिछले 10-15 मिनट में थोड़ा सा मार्केट सुधरा है, निफ्टी भी डे लो से थोड़ा सुधरा है और मिड कैप और स्मॉल कैप तो अच्छे खासे सुधरे हैं। जी हाँ, तो वो फिलहाल आपके लिए स्थिति देखिए। तो 24,200 पर वापसी हो रही है, जहां पर आज लग रहा था कि हम 24,100 के 190 के नीचे क्लोज होता दिखाई देंगे, तो वो एक स्थिति थोड़ी बहुत संभलती हुई। मिड कैप्स में भी एक सिचुएशन इस समय बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। एक दो ट्रेड्स मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूँ जहां पर कुछ कुछ साइंस हमने देखे हैं मार्केट के थोड़ा सा कंफर्ट ढूंढने के, स्पेशली ऑन द मिड कैप साइड। एस्कॉर्ट्स कुबोटा एक स्टॉक है जो इस हफ्ते चला है, मार्केट में वॉलेटिलिटी को इसने इग्नोर किया, पिछले हफ्ते धुलाई हुई थी। ओवर द वीक इसका चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। आज 3% के गेन्स देकर जा रहा है ये। शिल्पा जी इस पर एक व्यू दीजिए। कंसिडरिंग ओवर द वीक ये 14 दिन का है, इस हफ्ते का होगा चार्ट आपके साथ। मैं भी कोशिश करती हूँ उसे निकालने की। ये देखिए 7 ट्रेडिंग सेशंस में ये 1.25% ऊपर दिख रहा है, लेकिन इस पूरे हफ्ते अगर आप देखेंगे इसमें ज़्यादा तेज़ी के ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा को लेकर आउटलुक कितना मजबूत है, क्या आप ट्रेड कैरी करना चाहेंगे? दिस वीक बाय द वे 7% के गेन्स इस ट्रेडिंग सेशन इस स्टॉक ने दिखाए हैं। जी बिल्कुल हर्षिता जी, इनफैक्ट ये हमारे डेरिवेटिव डेस्क से प्रभुदास का लीलाधर से ये वन ऑफ द टॉपिक्स है फॉर दिवाली। इसको हम लोग बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म से भी देखें तो इसमें 4200 से 4400 तक का भी स्कोप है। तो अभी जो रीसेंट लोज लगे हैं टुवर्ड्स 3600, यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनली एंड कैरी दिस ट्रेड फॉर अ पोजिशनल वन। 4200 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। इसके ऊपर आई एम होपफुल फॉर 4400 एज वेल। 4400 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। स्कॉट्स बड़ा जमा है, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव बनता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, एक और स्टॉक ओवर द वीक जो दबे पांव से चल गया वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा का शेयर। 11.5% के गेन्स देखने को मिले हैं इसमें। मानस ट्रैक करते हैं क्या आप मैक्रोटेक डेवलपर्स, और क्या ये जो तेजी आई है इस हफ्ते अगले हफ्ते जारी रह पाएगी? देखिए वीकली क्लोजिंग काफी बेहतर है, मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक डेफिनेटली बनता है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना हो तो पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर है। करंट लेवल्स पे आप लोधा में खरीदारी कर सकते हैं। 1160 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन ट्रेड लेना है और टारगेट आपको 1310 से लेकर 1330 तक के देखने को मिल सकते हैं लोधा में। मैक्रोटेक आपकी स्क्रीन पे 1207 पे। एक और आई थिंक चीज़ जिसने शायद थोड़ा सा बैंक निफ्टी को संभाला आखिरी में, और वो था HDFC बैंक। HDFC बैंक की माननी पड़ेगी आपको बात। HDFC बैंक ने आज अपना 10 डे मान नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा, बस ओपनिंग के टाइम थोड़ा बहुत सिंक हुआ था, लेकिन क्लोजिंग में जाते जाते उस मार्क को फिर रिगेन करके डे हाई पे क्लोज दे रहा है। अमित जी, आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से HDFC बैंक पॉसिबली आई थिंक जो ये प्राइस सेक्शन है, एक बार जरा HDFC बैंक का रोल ओवर रखेंगे प्लीज़, क्योंकि इसमें कोई राय नहीं है कि जब से रोल ओवर स्टार्ट होते हैं यानी 23 अक्टूबर से अप्रॉक्सीमेटली 23 से लेकर टिल डेट यानी आखिरी डेट तक, एक्सपायरी तक, ये स्टॉक इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे को नॉट ए सिंगल डे वायलेट करके गया। दैट मीन्स बदला पे, रोल ओवर कॉस्ट पे इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। इट्स 88.48 मेरे ख्याल से। बैंकिंग में ICICI बैंक ने नंबर के बाद वाइल्ड स्विंग दिया, बट जहाँ तक स्टेबिलिटी का सवाल है वो ये है, रोल ओवर 88.48%, स्टॉक स्टेबल अबव 10 डे। अमित, आपकी राय, जो मैंने कही बात उससे आप थोड़ा सा सहमत हैं या नहीं? जी वीरेंद्र जी, क्लोज तो काफी अच्छा है, और अगर इंपॉर्टेंट चीज देखा जाए 10 और 20 डेमा इज स्लैंटिंग अपवर्ड्स, और आज के सत्र में ऑलमोस्ट 10 और 20 डेमा में आके स्टॉक 10 डेमा के ऊपर क्लोज कर रहा है, एक लोअर शैडो क्रिएट कर रहा है, तो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। जब तक 1715 इंटैक्ट है, एक पोजिशनल यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर रिबाउंड टारगेट्स ऑफ 1775 एंड 1800।
तो पोजीशन अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट अच्छा है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाई जा सकती है एचडीएफसी बैंक में। जी हाँ, मेरा एक बार निफ्टी बैंक के सारे स्टॉक्स को स्कैन कर लेते हैं जाते जाते, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस सीरीज़ के ऑलमोस्ट लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हो रहा है। एक्सिस बैंक क्लोज टू 200 EMA क्लोज होता हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा पोस्ट नंबर से मूव स्ट्रॉन्ग था लेकिन उसको अप्रॉक्सीमेटली 20-30% रिट्रेस कर चुका है। कैनरा बैंक पुल बैक था, सस्टेन करता हुआ। फेडरल बैंक की ये क्लोज जो है मेरे ख्याल से इसका जो करियर का बेस्ट क्लोज है उसको मैच कर गया। ये वो जो उसका करियर बेस्ट था वो 25 जुलाई के आसपास था, उसको मैच कर गया। एचडीएफसी बैंक की बातचीत अभी हुई, आईसीआईसीआई बैंक बैकफुट पे आ गया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बैकफुट पे आ गया। इंडसइंड बैंक वही अपने शॉकर वाले जोन में 1055 1060 की जोन में। कोटक महिंद्रा बैंक ऑलमोस्ट क्लोज होता हुआ शायद 3 जुलाई 2024 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे। एक एसबीआई भी काफ़ी हद तक एक अच्छा क्लोज दे रहा है। एसबीआई का ये क्लोज जो है ना, मैं क्योंकि अब सिंस हम एक्सपायरी को भी रीड करेंगे, मेरे ख्याल से एक सीरीज़ के बाद सबसे अच्छे लेवल्स पे क्लोज हो रहा है 820 के स्तर पे। प्रकाश सर, एसबीआई पे आपकी रीडिंग क्या होगी? वेल, एसबीआई का जो चार्ट है मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ है अभी। आई थिंक ठीक ही लग रहा है, थोड़ा डिप मिल सकता है बट द डिप इज ओके एज लॉन्ग एज 800 का ये जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है नेक्स्ट एक अच्छा अपमूव मिला था एसबीआई में, डिप आने के बाद एक फिर एक अपमूव मिल सकता है, 840 850 से ले आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इज अ बाय ऑन डिप स्टॉक एसबीआई। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस पॉसिबल है एसबीआई। ओके, वो मिड कैप की रिकवरी को क्या हुआ? वो जो हो रही थी मिड कैप की रिकवरी, वो फुस बॉम्ब निकली है। नहीं, थोड़ा सा मतलब है, रिकवरी तो है लेकिन फिर भी स्मॉल कैप में ज़्यादा थी। हाँ, स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप चल, हाँ स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज का, सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक इंडेक्स पर, मिड कैप इंडेक्स पर आई थिंक कुछ ना कुछ एक कोई स्टॉक का इम्पैक्ट है, उसकी वजह से वो शायद इंडेक्स उतना आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आई थिंक थोड़ा सा शायद एबी कैपिटल वगैरह का, थोड़ा सा बलरामपुर चीनी का शायद इम्पैक्ट है। अदरवाइज लेकिन वैसे खैर ठीक ठाक है मामला। एडवांस डिक्लाइन देखिए और गैप बढ़ा है एक्चुअली पिछले कुछ मिनटों में, ऑलमोस्ट 2:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन आया है। एक स्टॉक जो आज टूटा है वो है एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। अब करीब 6% नीचे यहाँ पर। इस पर कोई व्यू मानस? तो देखिए बिल्कुल देखिए, अब तो जो पिछला लो था उसके आसपास ट्रेड करने लगा है। तो अगर ये 190 रहेंगे नीचे पिछला तो बिल्कुल गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि अगर आप पहले भी देखें तो स्टॉक ने काफी बार 190 के आसपास सपोर्ट लिया है। तो 190 के नीचे का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो कम से कम आपको 184 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा कॉशियस रहना बेहतर है और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 190 के नीचे। थोड़ा सा संभल कर चलें, 199 का स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। कोशिश तो कुछ स्टॉक्स कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव टेरिटरी में ही जाकर क्लोज करें। आपको याद होगा कल परसों हम ये सीमेंट कंपनियों की बात कर रहे थे, एक बार ग्रासिम स्क्रीन पर लेकर आते हैं। करीब 1.25% तक का उछाल वहां पर देखने को मिल रहा है। अल्ट्राटेक में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ग्रासिम में थोड़ी सी स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है। प्रशांत, कोई ट्रेड लाइक सिचुएशन है क्या? कोई ऐसा स्टॉक आपको इस समय जो दिखा हो जहां पर शायद अगले हफ्ते तक के लिए कॉन्फिडेंस जताया जा सकता है? तो हर्षा जी, एक जो ल्यूपिन मैंने रेकमेंड किया था करीबन 2175 के आसपास, वो डेफिनेटली मुझे स्ट्रांग लग रहा है। और अभी जो आपने कहा ग्रासिम, यहाँ पे अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे एक गैप सपोर्ट था, बिल्कुल वहां से स्ट्रांग बाइंग आई है और हम 20 दिनों के एवरेज पे आए, जो हाई बना हुआ है करीबन 2705 के आसपास है। मुझे लग रहा है यहाँ भी पोजीशन बनाई जा सकती है और जो रेंज की ऊपरी लेवल है करीबन 2750-60, इस जोन तक हम एक टारगेट रख सकते हैं विद स्टॉप लॉस अराउंड 2675 2675। जी हाँ, तो ये है ग्रासिम 2698 पे एक अच्छा क्लोज होता हुआ। ये स्टॉक मोर और लेस अगर आप देखें तो अक्टूबर की सीरीज में स्टेबल रहा, स्ट्रॉन्ग रहा। अच्छा मानस, एक बात तो आप मानेंगे, जरा प्लीज़ एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट लेके आइएगा। भले ही अल्ट्राटेक सीमेंट आज हल्का सा बैकफुट पे है, बट ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, रैमको सीमेंट्स, ये स्पेस फिर भी एक अच्छे स्टेबल आई थिंक 4 पैटर्न्स के साथ जा रहा है नवंबर की सीरीज में। और आपका अगर प्रिफर्ड होगा विद लीस्ट रिस्क फॉर नवंबर, वो क्या होगा? तो देखिए रैमको सीमेंट मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया चार्ट दिख रहे हैं, चाहे मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे देखिए या शॉर्ट टर्म पे देखिए। और बिल्कुल देखिए ब्रेकआउट के करीब है। अगर ये 900 रुपए के ऊपर निकलेगा तो जो पिछला है 1040 के आसपास था, स्टॉक्स को टेस्ट करने का भी पोटेंशियल लगता है। मेरे ख्याल से इस स्पेस में अगर एक ट्रेड पोजिशन ही लेना होगा तो डेफिनेटली वो रैमको होगा। 850 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए।
940 और उसके ऊपर 1040 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी रैमको सीमेंट्स वाकई चार्ट्स में बहुत शानदार स्ट्रक्चर, बेस काफ़ी अच्छा खासा है और उस बेस से बाहर निकलता हुआ। और एक स्टॉक और मार्क कर देता हूँ जो कि अपने साथ एक अच्छी स्टेबिलिटी रीगेन करके जा रहा है। मतलब हायर लेवल्स पे MCX लॉस्ट ग्राउंड रीगेन किया, कल 20 डेमा के आसपास क्लोज हुआ था। एस्कॉच ने 200 डेमा से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, 3760 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। देन टाटा पावर पे हमारे पास अर्निंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। सुबह मेरी आज मैनेजमेंट से बातचीत भी हो रही थी, बाकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी और इनफैक्ट मैंने फंड रेज के बारे में जब पूछा था उन्होंने कहा नहीं, पूरे FY 25 के रेस्ट ऑफ द 25-26 के लिए जो एक्सपेंशन प्लान है उसके लिए कोई भी पैसा रेज नहीं करना पड़ेगा, इंटरनल एक्रूल से मिल जाएगा। एक शानदार क्लोज की तरफ करीब 13 रुपये ऊपर, ऑलमोस्ट रीगेनिंग इट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और फार्मा में एक स्ट्रक्चर जो कि इस वीक कोलैप्स हो रहा था, ल्यूपिन, बट जाते जाते जो आज का पैटर्न रहा 1.5% का, उसने एटलीस्ट मीडियम टर्म जो एवरेजेस थे उनको रीगेन करने में मदद करी 2193 के स्तर पे। दैट मीन्स सारे एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक आज ट्रेड करता हुआ। 24 अक्टूबर को इसका लो था 2059 का, ऑलमोस्ट 100 डे आ चुका था। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, इट्स 24216, ये क्लोज आ रहा है ऑलमोस्ट इस सीरीज़ के लोवेस्ट क्लस्टर्स के आसपास। चलते हैं अनुज के पास इस क्लोजिंग को समझने के लिए, बड़ी वॉल पे। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू। खैर 24,220, आज का लो 24,172 था, तो कुल मिलाकर क्लोज तो ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही है। लेकिन खैर वॉल पे चलते हैं और उसके बाद देखेंगे वो क्लोज कैसी रही। 120 पॉइंट निफ्टी नीचे रहा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया निफ्टी IT की वजह से, 3% निफ्टी IT नीचे, निफ्टी बैंक करीब 0.5% नीचे, मिड कैप करीब 0.5% नीचे, स्मॉल कैप वो भी आएगा स्क्रीन पर। स्मॉल कैप में हालांकि आज तेज़ी रही, करीब 1% ऊपर, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव रहा आज की ट्रेड में। सेक्टोरल हीट में आप देखते हैं एक बार और देखते हैं कहाँ पर तेज़ी कहाँ पर मंदी। कैपिटल गुड्स इंडेक्स आज का स्टार परफॉर्मर, लार्सन एंड ट्यूब्रो का इम्पैक्ट 2%, नंबर 2 पर फार्मा, सिप्ला जो आज का दूसरा बड़ा आउट परफॉर्मर था, एक्चुअली सबसे बड़ा गेनर था, उसका एक इम्पैक्ट, तो 1.7% ये इंडेक्स ऊपर था। PSU बैंक्स में हल्के से गिरावट, लेकिन ओवरऑल PSU इंडेक्स अच्छा था। रियल्टी इंडेक्स फ्लैट था। IT इंडेक्स जैसे हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, सबसे ज़्यादा गिरावट में 3% के करीब गिरावट यहाँ पर आई। निफ्टी मेटल्स, निफ्टी FMCG यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट थी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर गिरावट, और कुल मिलाकर ये इस समय निफ्टी मार्केट का सेक्टोरल हीट मैप। अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। करीब 110 पॉइंट निफ्टी नीचे रहा। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा, HCL टेक सबसे ज़्यादा बड़ा लूजर था टेक महिंद्रा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन्फोसिस का रहा, ऑब्वियसली करीब 2% नीचे। TCS, विप्रो, टाटा कंज्यूमर, मारुति, BEL, ट्रेंड, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर गिरावट दिखाई दी। ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, भारती। ट्रेंड के लिए काफ़ी ख़राब एंट्री रही है निफ्टी में। खैर ये अमूमन होता है। ऊपर क्या था, सिप्ला क्लियरली आज का टॉप गेनर 10% ऊपर, और आज का स्टार परफॉर्मर लार्सन एंड ट्यूब्रो जो करीब 6% ऊपर था। ONGC, डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ग्रासिम, कोल इंडिया। तो वीरू हश्ता कुल मिलाकर मार्केट की क्लोज ख़राब है, लेकिन थोड़ी सी होप है कि शायद क्योंकि अक्टूबर के लोज बच रहे हैं, मंडे को देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। जी हाँ, मंडे देखेंगे क्या स्थिति बनती है। लेकिन ओवर द वीक कुछ ऐसे ट्रेड्स भी आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। आज L&T का मूव देखिए, पूरे हफ्ते में स्टॉक को करीब 9% ऊपर ले गया है। आयशर मोटर्स यतिन मेंशन भी कर रहे थे कि वहाँ पर एक बहुत तगड़ा रन देखने को मिलेगा शायद बिक्री के आंकड़ों के लिहाज से, और वो स्टॉक लगभग 6.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा ओवर द वीक। अदानी एंटरप्राइजेस के लिए भी एक बहुत सॉलिड सेशन उभर कर आया, 9-9.5% के गेंस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BEL, सिप्ला, ये दूसरे स्टॉक्स हैं जो इस पूरे हफ्ते दरअसल आउट परफॉर्म करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दरअसल ड्रैग किया है, और उसमें सभी IT कंपनियां हैं, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो, HCL टेक, ये टॉप लूजर्स रहे हैं। 6 से 4% का नुकसान। मारुति हमने देखा नंबर्स वाले दिन किस तरह से बिखरा, 3% की गिरावट टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो में भी देखने को मिली। तो ऑटो और IT इनफैक्ट ये 2 इंडाइसेस थे जहां पर सबसे ज़्यादा दबाव देखा गया है। कुल मिलाकर वीरू 24,237 पर हम जाकर टिक रहे हैं, 100 पॉइंट नीचे निफ्टी में। निफ्टी बैंक भी 250 पॉइंट नीचे। बस आई थिंक वो स्मॉल कैप की सिल्वर लाइनिंग है जिसने एडवांस डिक्लाइन रेशियो को कुछ पॉजिटिव रखा है। जी
चलिए कोई बात नहीं, और ये सीरीज़ थोड़ी सी पेनफुल रही और इस पेनफुल सीरीज़ का अंत भी पेन के साथ ही हुआ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर न्यू सीरीज़। और इन्हीं कामनाओं के साथ अब आपको कल की प्रोग्राम के बारे में बता दें कि कल मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो CNBC आवाज़ के साथ कल की कवरेज में ज़रूर जुड़िएगा। बाज़ार के दिग्गज हमारे साथ इस मंत्रणा में मुहूर्त ट्रेडिंग में मौजूद रहेंगे, तो कल CNBC आवाज़ के साथ मुहूर्त ट्रेडिंग में ज़रूर जुड़िए। तब तक के लिए हर्षदा मेरे साथ और अनुज के साथ इस क्लोजिंग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 1 नवंबर को होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, या आपकी स्क्रीन पे टाइमिंग्स दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 5:45 से प्री ओपन 6 PM तक, और ये पूरी बातचीत कल शुरू होगी मुहूर्त ट्रेडिंग की 5:30 पर। पूरा लाइनअप आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ आप सबको आज शाम के लिए हैप्पी दिवाली, और ऑफ कोर्स कल आपसे फिर मुलाकात होगी मुहूर्त ट्रेड। नमस्कार।